सोचते हैं, तो उसको भी हम लोग थोड़ा-सा आपको आइडिया देंगे कि एग्ज़ैक्टली जेल क्या चीज़ है और बाकी स्ट्रक्चर्स क्या चीज़ है। किसका कहाँ रिक्वायरमेंट है। हर एक एप्लीकेशन, हर एक स्ट्रक्चर का अपना एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट है। 1 मिनट, ये हैंग हो गया भाई, 1 मिनट। जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, अभी ठीक है। तो अभी हम आते हैं ग्रीस कंपोज़िशन पे। ग्रीस कैसे बनता है? बेस ऑयल है, थिकनर है, एडिटिव्स है और फिलर है। तो इनका कहाँ-कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो भी हम लोग थोड़ा देखेंगे। बेस ऑयल, देन थिकनर, देन एडिटिव्स, हम लोग सबको कवर करेंगे। तो ग्रीस कंपोज़िशन नॉर्मली क्या होता है, आपका 2 टू 20% थिकनर रहता है। थिकनर जैसे हम लोग लिथियम की बात करते हैं, लिथियम कॉम्प्लेक्स की बात करें, वो थिकनर हो गया। एडिटिव्स में काफ़ी सारे डिफरेंट एडिटिव्स होते हैं, फिलर्स यूज़ होते हैं, तो 0 टू 15%। कुछ-कुछ में तो आपको जैसे नॉन ईपी ग्रीस है, एमपी3 है, उसमें एडिटिव्स यूज़ नहीं होते हैं। इन टर्म्स ऑफ आपका एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव्स यूज़ नहीं होते हैं। जो जनरल पर्पस ग्रीसेज़ है, उसमें यूज़ नहीं होते हैं। आपका जो बेस ऑयल है, वो 80 टू 95% होता है। तो मेजर जो ग्रीस का कंपोज़िशन है, दैट इज़ डिफाइंड बाय द बेस ऑयल का कौन-सा यूज़ कर रहे हैं आप। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी डिफाइंड बाय द थिकनेस, बेस ऑयल एंड द एडिटिव्स। तो ये एक एनर्जी का हम लोग बात कर रहे थे, एनर्जी ग्रेड डिफाइंड होता है। मे बी मोस्ट ऑफ जो हमारा टीम है, द एंटायरली विल बी नोइंग कि डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी ग्रेड्स होते हैं। हम लोग 00, 000 की बात करते हैं, हम लोग 1 की बात करते हैं, 2 की बात करते हैं, वो सिर्फ एनर्जी ग्रेड है, वो कंसिस्टेंसी है। उसका रिलेशन किसी से अगर मैं बोलूँ कि आज मुझे ईपी2 ग्रीस चाहिए, ईपी2 मतलब एक्सट्रीम प्रेशर, उसमें एडिटिव्स एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव्स होंगे जो आपको लोड कैरिंग कैपेसिटी दे देंगे। उसका भी हम लोग आगे बात करेंगे कि कैसे-कैसे क्या रिक्वायरमेंट होता है उसका। लिथियम कॉम्प्लेक्स भी ईपी2 हो सकता है, लिथियम भी ईपी2 हो सकता है, एल्यूमीनियम कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, कैल्शियम सल्फोनेट भी हो सकता है। ईपी मीन्स एक्सट्रीम प्रेशर, 2 मीन्स आपका एनर्जी ग्रेड। तो उसमें कोई ऐसा कोई की बात करते हैं, 445 टू 475, इसका मतलब 44 एमएम, 0.4 44.5 एमएम जो ग्रीस के अंदर जाएगा कोन, दैट मीन्स इट इज एनर्जी 3, एनर्जी 000। अब ये ग्रीस के बेस ऑयल टाइप्स हैं, क्या-क्या यूज़ होते हैं, मिनरल ऑयल्स हैं, पैराफेनिक और नैप्थेनिक जिसमें यूज़ होता है, सिंथेटिक है, नेचुरल है, हाई परफॉर्मेंस सिलिकॉन्स एंड फ्लोरिनेटेड फ्लूइड्स भी यूज़ किए जाते हैं। अब इसमें हम लोग इसको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए ये समझते हैं कि जो 95% ग्रीसेस हैं वो मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मिनरल ऑयल्स। इसका मतलब हमारे को अभी सिंथेटिक ग्रीस के पीछे भागना नहीं है कि मोस्ट ऑफ हम लोग क्या करते हैं, अरे मेरे को सिंथेटिक ग्रीस मिल नहीं रहा है इसलिए मैं बेच नहीं पा रहा हूँ। मेरे को वो नहीं मिल रहा है इसलिए मैं बेच नहीं पा रहा हूँ। तो ये हमारा कंसंट्रेशन, अगर हम लोग सिर्फ मिनरल ऑयल के साथ ग्रीस का बनाते हैं या उसको टारगेट करते हैं, तो वी आर टारगेटिंग 95% ऑफ द मार्केट शेयर। इसलिए हम लोगों को कभी भी इस मिथ में नहीं रहना चाहिए, अरे मेरे को सिंथेटिक ग्रीस नहीं मिल रहा है इसलिए मेरा वॉल्यूम नहीं आ रहा, नहीं तो मेरा वॉल्यूम बहुत, हाँ, सिंथेटिक ग्रीस रिक्वायरमेंट है, बट वो कहाँ पे होगा जब आपको बहुत ज़्यादा हाई मार्जिन में जाना है। लेकिन उसमें भी दिक्कत क्या आती है कि उसमें जो डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी खड़े हैं, तो उनका ऑलरेडी ओईएम अप्रूवल्स वो साथ लिंक करते हैं, इसलिए वो उतना मार्जिन कमा पाते हैं। लेकिन अगर हम लोग लिथियम ग्रीस इसका अपना मिनरल ऑयल के साथ जाएँगे, ग्रीस के साथ में हम लोग 95% मार्केट को कवर कर रहे हैं। मतलब we have a sufficient market space available with the mineral oil.
अब बेस ऑयल विस्कोसिटी नॉर्मली लो विस्कोसिटी कहाँ यूज होता है कि अगर हाई स्पीड है, आपका लो लोड है, लो टेम्परेचर एप्लीकेशंस है। हाई विस्कोसिटी कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे लो स्पीड हाई लोड है। जैसे आपको अभी कल को ग्रीस को सिलेक्ट करना है, आपके पास में लिथियम कॉम्प्लेक्स ग्रीस है, वो 220 में भी है, 460 में भी है। आप देखोगे कि भाई कितना लोड वहाँ पे आ रहा है। नॉर्मली तो हम लोग कंपटीशन के हिसाब से जाते हैं, लेकिन कभी-कभी कंपटीशन भी गलत करता है कि भाई उसने गलत गलत प्रोडक्ट दे दिया वहाँ पे। या तो हाई एंड प्रोडक्ट दे दिया या तो बहुत लो एंड प्रोडक्ट दे दिया। तो हम लोग उसमें एक डिफाइन कर सकते हैं कि भाई अपना कितना स्पीड है, वो भी आगे देखेंगे कि कौन-सा स्पीड और कौन-सा लोड पे हम लोगों को कौन-सा बेस ऑयल विस्कोसिटी के साथ जाना चाहिए। एक ये जैसे ये हम लोग अभी जो नॉमिनल जो स्पीड होती है, जिसको हाई स्पीड बोलते हैं हम लोग, 3600 आरपीएम को हम लोग हाई स्पीड बोलते हैं ग्रीसेस एप्लीकेशन के हिसाब से। ये अगर 3600 से नीचे तो मॉडरेट स्पीड होगा, अगर ये 2000 1500 के अंदर है तो उसको हम लोग बोलते हैं लो स्पीड। उसमें जितना स्पीड कम होगा उतना लोड बढ़ेगा नॉर्मली। तो कुछ-कुछ स्पीड्स ऐसी होती हैं जहाँ पे टेम्परेचर्स बहुत हाई होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा बेस ऑयल हमको बढ़ाना चाहिए। आप इसमें देखोगे 3600 आरपीएम स्पीड से ऊपर है, एक जगह पे थोड़ा लोड्स कम है और सिर्फ टेम्परेचर थोड़ा कम है, दूसरी जगह टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है। जब से टेम्परेचर बढ़ गया, आपने विस्कोसिटी बढ़ा दिया ऑयल का। तो ये चीज़ें भी आपको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कभी आपको रिकमेंडेशन देना है। अगर आपको लगता है कि स्पीड बहुत 1500 2000 आरपीएम से नीचे है, तो डेफिनिटली वहाँ पे आपको रिकमेंडेशन 460 बेस ऑयल के साथ में जो भी आपकी ग्रीस है, टेम्परेचर भी डिफाइन करेगा। यू कैन गो विद द लिथियम 460 आल्सो, लिथियम कॉम्प्लेक्स 460 आल्सो है, दूसरा भी कॉम्प्लेक्स ग्रीस के साथ भी जा सकते हो। बट लिथियम के साथ 460 जाओगे तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमेशा जब आपके लोड्स ज़्यादा रहेंगे, तो टेम्परेचर भी ही बढ़ेगा। तो वहाँ पे ऑटोमैटिकली यू हैव टू गो विद लिथियम कॉम्प्लेक्स। ये हाई बेस ऑयल विस्कोसिटी के क्या बेनिफिट, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह हमको हाई बेस ऑयल विस्कोसिटी बेनिफिट देगा। इट डिपेंड्स कि संदीप, कौन सा। संदीप यार, ये पिछली शीट को थोड़ा और एलेबोरेट करके समझाओ। ये वाला। हाँ। हाँ, यहाँ पे क्या ना, देखिए 3 चीज़ें होती हैं। अगर आप पीछे जाओगे हम लोग, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि अगर लो विस्कोसिटी ऑयल कहाँ पे सूट है, जहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, लोड कम है और टेम्परेचर भी कम है। सिमिलरली अगर हमको हाई विस्कोसिटी बेस ऑयल कहाँ सूट करता है, जहाँ पे लो स्पीड है, हाई लोड है और हाई टेम्परेचर है। मतलब हाँ, स्पीड जहाँ पे स्पीड कम होगा, वहाँ पे लोड ज़्यादा होगा और टेम्परेचर भी हाई होगा। ये तो क्लियर है। ये नॉर्मल ट्रेंड है। ऐसा बहुत कम होता है कि आपका स्पीड लो है और लोड कम है, ऐसा बहुत कम होता है। नॉर्मली जब लो स्पीड होगा तो लोड हाई ही होगा और टेम्परेचर भी हाई होगा, तो वहाँ पे हाई विस्कोसिटी। अब यहाँ पे एक डिफाइन किया गया है कि भाई 3600 आरपीएम है, वो उससे ऊपर है तो दैट मीन्स ये हाई स्पीड है। जहाँ पे भी हाई स्पीड आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको लो विस्कोसिटी बेस ऑयल के साथ जाना पड़ेगा। मतलब अगर आप कहीं पे 3600 आरपीएम देखते हो, तो आप वो 220 320 वाला हिसाब नहीं, वहां पे आपको नॉर्मल एमपी ग्रीस देना पड़ेगा। लेकिन वहां पे क्या होगा, वो एमपी 2 नहीं चलेगा, वहां पे एमपी 3 चलेगा। जितना भी होगा तो उतना हायर ये रहता है। हाई स्पीड जितना होगा उसमें फिर आपका एनर्जी ग्रेड भी ऊपर चला जाता है। तो वो भी हम लोग आगे देखेंगे। नॉर्मली ये एक ट्रेंड है, मतलब कि अगर हम लोग को स्पीड हाई है, तो उसमें हम लोग को एनर्जी है। तो ये स्पीड्स और लोड्स के ऊपर में डिपेंड करता है, और टेम्परेचर। अभी जैसे फर्स्ट और सेकंड है, जिसमें क्या हुआ, सिर्फ सेकंड जो लाइन ऑफ जो मॉड्यूल है, जिसमें 3600 आरपीएम है, लोड भी कम है, मगर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया है, तो वहां पे हमने विस्कोसिटी बढ़ा दिया ऑयल का, जो हम लोग ग्रीस यूज कर रहे हैं। तो वैसे ही ये डिफरेंट डिफरेंट, जैसे जैसे आरपीएम कम होता जाएगा, लोड बढ़ता जाएगा, हम लोग को वैसे वैसे बेस ऑयल विस्कोसिटी रिकमेंडेशन जो रहेगा ग्रीस का, वो हायर बेस ऑयल विस्कोसिटी के साथ जाएगा। इसमें कुछ और क्लैरिटी चाहिए सर? ठीक है, ठीक है। तो जो हाई विस्कोसिटी बेस ऑयल्स है, हमेशा हम लोग रिकमेंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके क्या एडवांटेजेस है। अगर फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन है जहां पे 460 बेस ऑयल आ रहा है, और आपने किसी ने 320 दे दिया, किसी ने 220 दे दिया, और मैंने 460 दे दिया, तो मेरे को जो बेनिफिट मिलेगा, या जो कस्टमर को बेनिफिट मिलेगा, वो क्या मिलेगा? आज तो उसको लोड कैरिंग कैपेसिटी अच्छा मिलेगा, वियर प्रोटेक्शन एनहांस मिलेगा, जो हम लोग बात करते हैं अभी, वियर स्कार का भी बात करेंगे हम लोग आगे। तो वियर स्कार बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जैसे हम लोग अभी जो ग्रीस का हम लोग HF2 शील्ड HF2 की बात कर रहे थे, तो उसमें भी डिस्कशन उठा था वीएस कार का। वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, उसका भी एक रिक्वायरमेंट होता है, तो वो भी उसमें एनहांस हो जाता है आपको विद इंक्रीज बेस ऑयल्स, हाई विस्कोसिटी बेस ऑयल। लीकेजेस बहुत कम होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं पे ऑयल बाहर निकल के आ रहा है ग्रीस से,
तो वो भी एप्लीकेशन है जहां पे आपको बेस ऑयल का, इसका मतलब कहीं ना कहीं टेम्परेचर ज्यादा है तो आपको बेस ऑयल हायर बेस ऑयल वाला देना चाहिए। अगर आप EP2 दे रहे हो फॉर एग्जांपल, आपको 220 बेस ऑयल वाला देना चाहिए, तो आपको लीकेजेस कम होंगे। अगर आपको सर्विस लाइफ बढ़ानी है तो उसमें आपको बेस ऑयल हमेशा, अगर आप देखोगे जितने भी सर्विस जहां पे जैसे 5 घंटा 7 घंटा के बाद में आपको 2 शिफ्ट में करना, 3 शिफ्ट में करना है, या आपको महीने में करना है ग्रीसिंग, तो उसमें क्या है कि हमेशा वो लोग विस्कोसिटी बेस ऑयल बढ़ा देते हैं, वो वाटर वॉश आउट भी बढ़ जाता है, वो भी हम आगे देखेंगे कैसे बढ़ता है सेम ग्रीस में कितना परसेंट, वो भी एक मेरे पास इसमें डेटा है जो मैंने इसमें दिखाया। देन टेम्परेचर, अगर हाई टेम्परेचर है तो उसमें हम लोगों को हाई विस्कोसिटी बेस ऑयल के साथ जाना चाहिए। और जो हम लोग भी बात कर रहे थे, स्पीड कम है, लोड ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग को हाई विस्कोसिटी के साथ जाना चाहिए। अब थिकनर के टाइप्स कितने हैं? नॉर्मली सोप, नॉन सोप है। मतलब एक सोप हो गया जिसमें आपके दो टाइप के आते हैं, सिंपल सोप्स और कॉम्प्लेक्स, और नॉन सोप, ये नॉन सोप में पॉलीयूरिया क्ले आता है। देन इसमें आपका कैल्शियम सल्फोनेट ग्रीसेस भी नॉन सोप में आते हैं। इनका बनाने का तरीका डिफरेंट है। इसमें जो सोप में सिंपल सोप्स आती हैं, लिथियम, कैल्शियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, ये सिंपल सोप्स हो गए। कॉम्प्लेक्स में लिथियम कॉम्प्लेक्स हो गया, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स हो गया, ये सब आपके एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स हो गए, ये सब आगे आपके आगे इसमें कॉम्प्लेक्स सोप्स में। तो इनका रिक्वायरमेंट, एडवांटेजेस क्या है वो भी आगे हम लोग देखेंगे, बट नॉर्मली कॉम्प्लेक्स इज बेटर इन टर्म्स ऑफ वाटर, आपका वाटर वॉश आउट हो या सारे प्रॉपर्टीज में बेटर रहता है, इवन लोड कैरिंग कैपेसिटी, इवन टेम्परेचर विथ स्टैंडिंग। और जो नॉन सोप्स नॉर्मली रहती है, इनका एक डिफाइंड ड्रॉप पॉइंट नहीं होता, ये बेस्ट है। इसमें आप डिफाइन नहीं करते हैं ड्रॉप पॉइंट, जैसे इसमें क्या, लिथियम अगर आप बनाओगे तो उसका आपको पता है लिथियम का 200 के अंदर अंदर ड्रॉप पॉइंट रहेगा। लेकिन अगर आप वही नॉन सोप बनाते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आपका फॉर्मुलेशन क्या है। मतलब क्ले जो है उसका तो, मतलब क्ले सबसे बेस्ट है जो हम लोग, जिसका कोई ड्रॉप पॉइंट ही नहीं है। वो डिफाइन होता है कि आपका उसका बेस ऑयल कौन सा यूज करते हैं, तब तक वो चलता है। अब थिकनेस टाइप है काफी सारे लिथियम, जो हम लोग बात अभी कर ही रहे थे, तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है लिथियम का और लिथियम कॉम्प्लेक्स का, कि 80% जो ग्रीसेस हैं वो लिथियम लिथियम कॉम्प्लेक्स से ही बनती है। इसका मतलब अगर हमारे पास लिथियम लिथियम कॉम्प्लेक्स ग्रीसेस है, वी आर ऑलरेडी ड्राइविंग और वी आर ऑलरेडी रीचिंग टू ए मार्केट शेयर ऑफ मोर देन 80%, जो भी ग्रीस का मार्केट है। इसलिए हम लोगों को, हमारे पास एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स नहीं है, हमारे पास कैल्शियम सल्फोनेट नहीं है, वो बहुत रियर ग्रीसेस यूज होती हैं। एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स भी बहुत रियर यूज होती हैं। मेजरली जो मार्केट में है वो लिथियम लिथियम कॉम्प्लेक्स है। अगर आपके पास है तो आप सही जगह पे फोकस्ड है और आप 80% मार्केट को वैसे ड्राइव कर रहे हैं। मतलब ह्यूज मार्केट को आप ड्राइव कर रहे हैं, लिथियम लिथियम कॉम्प्लेक्स है। सिर्फ फोकस हमारा सही होना चाहिए। कभी कभी रिक्वायरमेंट्स आती हैं, बट लेकिन अगर हम लोग अपना फोकस डाइवर्ट करेंगे, और इसका रिक्वायरमेंट भी बहुत कम रहता है, अगर कैल्शियम सल्फोनेट्स के इश्यूज भी बहुत सारे हैं, वो भी आगे हम लोग थोड़ा कंपैरिजन दिखाएंगे आपको कि लिथियम, पॉलीयूरिया, एल्बिनियम, कैल्शियम सल्फोनेट इंक्रीसेस का क्या क्या बेनिफिट है, कहाँ पे डेफिनेटली उसको आपको यूज करना ही करना है, उसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा, वो भी आप देखेंगे। तो ये जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि 80% ग्रीसेस है लिथियम लिथियम कॉम्प्लेक्स, उसका रीजन, मेन रीजन है कि इसका जो रिलीज है और रिटेंशन है। क्योंकि रिलीज होता है जब आपको रिक्वायरमेंट होती है। हम लोग देख रहे थे स्पंज को प्रेशर पड़ेगा तो वो रिलीज करेगा ऑयल, और ऑयल रिलीज करने के बाद उसको जब उसका प्रेशर रिलीज होगा, लोड रिलीज होगा, तो वापस लेना चाहिए। लिथियम लिथियम कॉम्प्लेक्स आर द एक्सलेंट ग्रीसेस एज फार एज रिलीज एंड रिटेंशन इज कंसर्न। तो ये बेस्ट है, तो इसीलिए लोग, इनका जो लॉन्ग लाइफ ग्रीसेस में मैक्सिमम हम लोग लिथियम लिथियम कॉम्प्लेक्स को यूज करते हैं ओवरऑल। क्योंकि ये एक एक क्राइटेरिया है, देयर आर अदर क्राइटेरियाज एज वेल। उसका वाटर रेजिस्टेंस की भी बात करेंगे हम लोग, उसका बाउंड्री लुब्रिकेशन की बात करेंगे, वियर प्रोटेक्शन की बात करेंगे। तो वो बेस्ट मिलता है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन जो बाकी ग्रीसेस है इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता है, लिथियम लिथियम कॉम्प्लेक्स को। ये थिकनेस हो गए, जब हम लोग जैसे सिंपल सोप थिकनर की बात कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे थे, नॉन सोप थिकनर की बात कर रहे थे। जो सिंपल सोप है वो एक, नॉर्मली सोप बनता कैसे, एक एसिड से बनता है, फैटी एसिड से बनता है, और आपका एक अल्कली से बनता है, और एक एसिड से बनता है। तो दोनों को मिला के सोप बनता है। तो सोप, अगर आपको कॉम्प्लेक्स सोप चाहिए, जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स लिथियम कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, या कोई भी एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, उसमें 2-3 अल्कली और फैटी एसिड्स और अल्कलीज यूज हो जाती हैं। जैसे वन, आपने आपको एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स बनाना था, एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स एल्यूमिनियम बनेगा, उसके साथ में दो दो तीन फैटी एसिड्स यूज होंगे, एक फैटी एसिड्स नहीं होगा। तो कॉम्बिनेशन है, उसको बोलते हैं हाइब्रिड थिकनर भी हम लोग बात करते हैं। नॉन सोप में क्या होता है कि ये प्लेन ग्रीसेस होती है नॉर्मली, लेकिन ये
इनका जो मेजरली एडवांटेज होता है, इनका डेफिनेट ड्रॉप पॉइंट नहीं होता है। तो ये हम लोग जो बात कर रहे थे कि बेस ऑयल और कंपोजिशन के हिसाब से इसका ड्रॉप पॉइंट वेरी होता रहता है। कहीं पे ड्रॉप बनता है, कहीं पे आपका इसका ड्रॉप डिपेंडिंग ऑन जो आपका जो बेस ऑयल यूज होता है उसका कितना स्ट्रांग ये है कि वो कहाँ तक जा सकता है, उस पर डिपेंड करता है। देन ये लिथियम सोप है। मेजरली अगर हम लोग लिथियम जो वर्सटाइल ग्रीस है, अगर आप देखोगे अभी हम लोग देख रहे थे मोर देन 80% जो ग्रीसेस है वो लिथियम लिथियम कॉम्प्लेक्स है। तो उसमें जो लिथियम है ऑलमोस्ट 50-50 का क्लोज टू जो उसका पोटेंशियल है मार्केट का। तो लिथियम का एडवांटेज क्या है कि ड्रॉप पॉइंट इसका नॉमिनल अच्छा खासा है, 200-210 तक इसका ड्रॉप पॉइंट जा सकता है। 180 से 180 मिनिमम है, 210 तक मैक्सिमम जा सकता है। तो इसका जो वाटर रेजिस्टेंस है, अगर हम सोडियम के साथ में इसका कंपेरिजन करेंगे या तो उसका बेटर है। अगर कैल्शियम के साथ करेंगे तो उसका लो टेम्परेचर प्रॉपर्टीज बेटर है कैल्शियम से। कैल्शियम थोड़ा सा बेटर है लिथियम से इन टर्म्स ऑफ वाटर रेजिस्टेंस। और लिथियम ग्रीस नॉर्मली वर्क करता है 120 डिग्री सेल्सियस तक अगर ऑपरेटिंग टेम्परेचर है। तो कैल्शियम सोप जैसे हम लोग बात कर रहे थे, बहुत कम लो इसका ड्रॉप पॉइंट रहता है। तो ये नॉर्मली चैसिस में यूज होता है, मेजरली वाटर पंप्स में भी यूज होता है, और कहीं कहीं पे स्टील प्लांट्स में यूज होता है, वहां पे जहां पे सिर्फ आपको वाटर रेजिस्टेंस चाहिए, क्योंकि ये टेम्परेचर विथस्टैंड नहीं कर पाता हाई टेम्परेचर। तो ये नॉर्मली अगर आप देखोगे चैसिस ग्रिल जो है वो कैल्शियम से ही बनता है। तो चैसिस में आपका स्टीयरिंग हो गया, सस्पेंशन हो गया, तो उनका या सस्पेंशन में आपका लीफ स्प्रिंग हो गया, तो उनका जो लुब्रिकेट ये ग्रीसिंग है वो दैट इज डन बाय द कैल्शियम सोप। और इसका जो रेजिस्टेंस है, हम लोग बोल रहे हैं कैल्शियम का सबसे बेस्ट है। लिथियम से सिर्फ एक चीज है, वो है वाटर रेजिस्टेंस। अगर वाटर रेजिस्टेंस कहीं पे सिर्फ आपको वाटर रेजिस्टेंस चाहिए देन कैल्शियम इज बेटर, नहीं तो बाकी टेम्परेचर और सब चीजों के लिए ये विथस्टैंड नहीं कर पाता है। तो वहां पे लिथियम ही यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम सोप नॉर्मली नहीं यूज किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे लोग कॉस्ट बेनिफिट के लिए यूज करते हैं अगर लिथियम की जगह पे, बट नॉर्मली एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स ही यूज किया जाता है। सोडियम सोप सिर्फ टेम्परेचर जहां पे चाहिए आपको, बाकी कहीं पे भी यूज नहीं करते हैं। ये व्हील बेयरिंग्स के लिए हम लोग देखते हैं, जो व्हील बेयरिंग ग्रीस पहले बनता था, बट नॉर्मली दैट इज नाउ टेकन बाय लॉन्ग लाइफ, और वो लिथियम कॉम्प्लेक्स ही अभी आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं। तो सोडियम का भी, क्योंकि वो सोडियम का सबसे बड़ा इशू है कंपैटिबिलिटी बिल्कुल नहीं है किसी की किसी भी ग्रीस के साथ में। तो कहीं भी अगर आप दूसरा ग्रीस के साथ उसको मिक्स करते हैं तो आपको इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। इसलिए सोडियम ऑलमोस्ट वाइप आउट हो गया है। लेकिन अभी भी जहां पे सस्ता किसी को चाहिए तो दे आर गोइंग विद सोडियम। व्हील बेयरिंग जो हम लोग बात करते हैं, मतलब व्हील बेयरिंग इज एप्लीकेशन ऑल्सो इज ऑल्सो ग्रीस नेम एज वेल। अगर हम लोग कहीं पे पहले जमाने में हम लोग व्हील बेयरिंग बात करते थे वो सोडियम ग्रीस ही होता था, लेकिन अभी जो चेंज हो गया, अभी व्हील बेयरिंग मींस लिथियम कॉम्प्लेक्स ऑल्सो, कैल्शियम सल्फोनेट भी हो सकता है, पॉलीयूरिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अब नॉन सोप में आते हैं। सिलिका एक है जो नॉर्मली डेंटल इलेक्ट्रिकल बिल्कुल प्योर व्हाइट रहता है। प्लम्बिंग एप्लीकेशंस में यूज होता है, डिमोल्डिंग एप्लीकेशंस के लिए भी यूज होता है। ऐसे सिलिकॉन, आपने सिलिकॉन ग्रीस का नाम सुना होगा। हमारे पास तो नहीं है, सिलिकॉन ग्रीस हमारे पास नहीं है। ये ऑटोमोटिव में सीलिंग के लिए भी यूज होता है। इसका बहुत अच्छा कंपेटेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ सीलिंग एंड ऑल। और जैसे डेंटल एप्लीकेशन है जहाँ पे वो नॉर्मली सिलिका ग्रीस ही यूज करते हैं, सिलिकॉन बेस। क्ले बेस नॉर्मली आपका हाई टेम्परेचर, हमारे पास में कौन सा क्ले बेस है, हाई टेम्प सुपर टू मॉली हमारे पास में है, जो क्ले बेस ग्रीस है। और जो आपका जो विद मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड है, और जो हाई टेम्परेचर के यूज करते हैं। क्ले का सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका बिल्कुल कोई ड्रॉप पॉइंट नहीं है। मतलब आपका बेस ऑयल जैसे डिपेंड करेगा, आप अगर सिंथेटिक बेस ऑयल में जाते हैं फॉर एग्जांपल क्ले में, अगर आप देखोगे अभी मैक्सिमम जितने भी हाई टेम्परेचर ग्रीसेस है वो नॉर्मली क्ले के साथ ही बनते हैं विद सिंथेटिक बेस ऑयल्स। तो ये एक रिक्वायरमेंट है। अगर आपको हीट रेजिस्टेंस चाहिए, अगर आपको हाई टेम्परेचर में जाना है, तो आपको क्ले बेस ही जाना पड़ेगा विद सिंथेटिक बेस ऑयल, बहुत हाई टेम्परेचर जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा, क्योंकि इसका ड्रॉप पॉइंट है ही नहीं। मतलब ये तो विद स्टैंड 500 डिग्री भी कर सकता है, 600 डिग्री भी कर सकता है, बट बेस ऑयल करना चाहिए उतना। अगर बेस ऑयल में इतना कैपेबिलिटीज है तो यू कैन गो विद क्ले बेस ग्रीस। इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि ये रोल स्टेबिलिटी में इसका अच्छा नहीं है, मतलब ये जल्दी हार्ड हो जाता है ग्रीसेस, और उसकी वजह से इसमें इश्यूज आ सकते हैं लॉन्ग रन के लिए। अगर आप उसको स्टोरेज स्टेबिलिटी इसका अच्छा नहीं है, मतलब अगर आपने इसको रखा ग्रीस को 6 महीने तो ये बहुत हार्ड हो जाएगा। ये पॉलीयूरिया है। पॉलीयूरिया नॉर्मली रिकमेंड करते हैं फॉर फर्स्ट फिल, आपका जो व्हील बेयरिंग्स है, मोटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स है या रोबोटिक्स में है, क्योंकि ये जो आपको इसका वाटर रेजिस्टेंस भी बेटर है, पंपेबिलिटी भी बेटर है, और ये 30% रिडक्शन देता है इन टर्म्स ऑफ यूजेज। और ये
2x बेयरिंग लाइफ के करीबन इसका जो वैलिडेशन हुआ है मार्केट में, ये 2 गुना आपको जो बेयरिंग लाइफ है, अगर आपको कहीं पे बेयरिंग लाइफ का इश्यू आ रहा है, ऐसा एप्लीकेशन है जहां पे आपको बेयरिंग रेगुलरली चेंज नहीं करना चाह रहे, क्रिटिकल एप्लीकेशन है, क्योंकि अगर आप उसको चेंज करोगे तो उसके लिए बहुत सारा चीजें आपको खोलना पड़ेगा, तो आपको बहुत टाइम लगेगा, मे बी इट विल टेक यू डेज या वीक्स टाइम टू गेट इनटू दैट बेयरिंग, जहां पे ये बेयरिंग लगा है उसको निकालने के लिए रोबोटिक्स है, ऐसा कोई चीज है कि भाई बहुत सारी चीजें आपको खोल के उसको बियरिंग को चेंज करना पड़ेगा। तो वहां पे वो लोग क्या करते हैं, पॉलीयूरिया के साथ ही जाते हैं, क्योंकि पॉलीयूरिया का टेम्परेचर विद स्टैंडिंग भी है, और इसका जो फिल फॉर लाइफ है वो सबसे बेस्ट है पॉलीयूरिया का। लिथियम कॉम्प्लेक्स से थोड़ा सा कॉस्टली है, बट वो भी आगे हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे पॉलीयूरिया, और अगर हम लोग लिथियम कॉम्प्लेक्स 2-4 ग्रीसेस का मैंने कंपैरिजन बना के रखा हुआ, तो वहां पे विल अंडरस्टैंड मोर कि जहाँ पे मेरे को पॉलीयूरिया है। लेकिन पॉलीयूरिया नॉर्मली आपका इलेक्ट्रिक मोटर्स में पॉलीयूरिया ही यूज होता है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में भी पॉलीयूरिया आप, जैसे ईवी आपके हैं, ईवी या हाइब्रिड है, वहां पे मैक्सिमम, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो भी बहुत अच्छा है पॉलीयूरिया का। सो देयर आर सर्टेन सर्टेन एडवांटेजेस, लेकिन कॉस्ट डेफिनेटली हायर साइड में रहेगा लिथियम कॉम्प्लेक्स है। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स सोप में आते हैं, कैल्शियम सल्फोनेट ग्रीस है, इसका कोई एक ही एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, वो कॉस्ट और पंपेबिलिटी। अगर आपका पंपेबिलिटी का इश्यू है, अगर आपको बहुत लो टेम्परेचर में ग्रीस को चलाना है या सेंट्रलाइज सिस्टम में चलाना है, तो वहां पे कैल्शियम सल्फोनेट नहीं चलता, और कॉस्ट ज्यादा, बाकी इसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं इस ग्रीस का, कॉस्ट वाइज बहुत ऊपर है ये। बट इसका इन टर्म्स, इसको में कोई एडिटिव यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ईपी एडिटिव का, इसका खुद का प्रॉपर्टी है रस्ट प्रोटेक्शन का। तो वो सबसे, जैसे किसी भी ग्रीस में अगर इनहेरेंट प्रॉपर्टी है तो उसको बाहर से एडिटिव नहीं देना होगा, क्योंकि एडिटिव ऐसा चीज है कि विद टाइम इट इज गोइंग टू वाइप आउट। लेकिन कैल्शियम सल्फेट ऐसा है, और इसका ड्रॉप का भी इशू नहीं है, नॉर्मली इसका ड्रॉप इट इज नॉन ड्रॉप ग्रीस, जैसे क्ले बेस है। लेकिन हम लोग 300 की बात करते हैं, 350 की, बिकॉज ऑफ द बेस ऑयल कैटेगरी विच इज बिंग यूज, क्योंकि बेस ऑयल ही नहीं चलेगा तो ऑटोमेटिकली ग्रीस जलना शुरू। ड्रॉपिंग मतलब हो गया कि ग्रीस अलग हो जाता है, जो उसका जो सोप है, या जो हम लोग थिकनर की बात करते हैं, थिकनर अलग हो जाता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है फ्रॉम ऑयल, दैट इज अ ड्रॉप। इसका नहीं होता, ये मेल्ट नहीं होता है, ये क्या होता है कि बेस ऑयल ही खत्म हो जाता है, क्ले में भी और कैल्शियम सल्फोनेट में भी। और जहां पे आपका मतलब यहाँ पे आपको रिकमेंडेड, जहां पे वाटर वॉश आउट सबसे क्रिटिकल पैरामीटर है, कि आप नहीं सोच सकते हो, आपको वाटर वो चाहिए, टेम्परेचर विथस्टैंड भी चाहिए साथ साथ में, तो आप क्या करते हो, वहां पे कैल्शियम सल्फोनेट आंख बंद करके यूज करते हैं। और लिथियम कॉम्प्लेक्स हमारे पास में सबसे वर्सेटाइल ये ग्रीस है, जो ऑलरेडी हमने देखा 80% का लिथियम लिथियम कॉम्प्लेक्स यूज होता है। और इसमें हमारे पास में जो प्रोडक्ट्स हैं, LC2 करके हमारे पास में है, देन वी हैव PTFE ऑल्सो। PTFE इज नॉट रनिंग सो कैन से heavily, बट वी हैव लिथियम कॉम्प्लेक्स PTFE एडिटिव्स हमारे पास में ग्रीस है, LC2 PTFE। देन वी हैव अनदर ग्रीस कॉल्ड एज, अभी हमने जो रिसेंटली शुरू किया है, शील्ड 460 HF2 भी हमारे पास में है। तो अलग अलग बेस ऑयल्स के साथ में, जैसे LC2 है विद 220 बेस ऑयल, देन वी हैव LC2 PTFE विद 320 बेस ऑयल, देन वी हैव शील्ड विद 460 बेस ऑयल। उसके बाद हमारे पास LC2MB है, वो लिथियम कॉम्प्लेक्स विद NLGI2 ग्रेड विद मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड, तो वो सारा कवर करता है, दैट इज विद 460 बेस ऑयल। अब हम लोग बोलेंगे यार अलग अलग रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, वो हमने अभी देखा कि भाई हर एक एप्लीकेशन का, किसी में 220 का बेस ऑयल का रिक्वायरमेंट है, किसी में 460 बिकॉज ऑफ द स्पीड्स, बिकॉज ऑफ द लोड्स, वो सारा डिफाइन करता है कि मेरे को कौन सा बेस ऑयल यूज करना है, इसलिए हमने अलग अलग ग्रीसेस रखे हैं। लेकिन आपके लिए भी मैं थोड़ा सा और शेयर करना चाहता हूँ, ईच एवरी लिथियम कॉम्प्लेक्स अवेलेबल इन द मार्केट इज नॉट सेम। क्यों? क्योंकि आप क्या कॉम्बिनेशन करते हैं, क्योंकि इसका कुकिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पड़ता है कि आप कैसे ग्रीस को कुक करते हैं, क्या आपके पास में फैसिलिटीज हैं उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, और जो कॉम्बिनेशन आप यूज करते हैं, क्योंकि मार्केट में क्या ना, फैटी एसिड्स, बहुत सारे फैटी एसिड्स अवेलेबल हैं। आप देखते होंगे कि भाई लिथियम बहुत सस्ता भी मिल रहा है, अब उसमें कौन सा बेस ऑयल उसने यूज किया है, उसने कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ लिथियम सोप बनाने के लिए क्या उसने कॉम्बिनेशन किया, हमको नहीं पता है। तो वो आप साथ क्या होता है ना, आपको बाकी आपको ड्रॉप पॉइंट, आप बोलेंगे आप ड्रॉप, हाँ ड्रॉप पॉइंट डेफिनेटली कम होगा, लेकिन क्या अगर मार्केट में ये भी अवेलेबल है, यू कैन इंक्रीज द ड्रॉप पॉइंट, वो भी एडिटिव्स आपके पास अवेलेबल है, बट वो लॉन्ग रन के लिए विथस्टैंड नहीं करेगा। उसका अगर आप रोल स्टेबिलिटी चेक करोगे, तो वो जो थिकनिंग इफेक्ट है वो नहीं मेंटेन कर पाएगा, उसका शेयरिंग होगा, फट से वो पतला हो जाएगा, ग्रीस निकलना शुरू हो जाएगा। मतलब इसमें दो पोजीशन है, या तो अगर ग्रीस क्यों निकल रहा है, इधर हमारा एप्लीकेशन हमने गलत प्रोडक्ट दे दिया, अगर वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है,
वहां पे 160 170 का टेम्परेचर है, 120 130 का टेम्परेचर, और हम लोग नॉर्मल लिथियम ग्रीस ले रहे हैं जो जिसका मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर 120 है, वो भी मैक्सिमम, मतलब इट शुड नॉट बी रन एट ओवर एंड अबव 100 डिग्री सेल्सियस। तो वो भी हो सकता है, ये चांस भी हो सकते हैं। तभी जैसे हमारा एक ग्रीस है शील्ड 460HF2, या हमारे पास लिथियम कॉम्प्लेक्स 220 है, तो स्ट्रक्चरिंग में बहुत डिफरेंस भी रहता है। जैसे लिथियम कॉम्प्लेक्स है 460 है, वो हमने स्पेशली बनाया है आपका पेपर इंडस्ट्री के लिए बनाया है, उसको हम लोग रोलिंग इंडस्ट्री के लिए बनाया है, हमने उसको कैटल फीड इंडस्ट्री के लिए बनाया है, हमने उसको जो आईडी एफडी फैंस होते हैं, इंड्यूस्ड और ड्राफ्ट फोर्स फैंस होते हैं बॉयलर के, उसके लिए बना है। तो वो एप्लीकेशन डिफरेंट है, वहाँ का बहुत सारा रिक्वायरमेंट्स रहता है, तो उसके हिसाब से उसको डिफाइन किया जाता है, उसके हिसाब से उसका कॉम्बिनेशन होता है ग्रीस का। तो ईच एंड एवरी लिथियम कॉम्प्लेक्स इन द मार्केट इज नॉट सेम। अगर आप कभी बोलोगे अरे यार ये भी लिथियम कॉम्प्लेक्स है और वो भी लिथियम कॉम्प्लेक्स, ये तो 250 रुपये 300 रुपये मिल रहा है, वो आपको 500 रुपये मिल रहा है। तो फर्क रहेगा कि आपने कैसे कॉम्बिनेशन कैसे बनाया है ग्रीस का। सिंपल लिथियम कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, आपका सेकेंडरी लिथियम कॉम्प्लेक्स भी होता है, टेरिशरी, बिकॉज बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड्स विच आर बीइंग यूज्ड इनटू मेकिंग दैट थिकनर। और बेस ऑयल भी आप कौन सा यूज कर रहे हैं और एडिटिव्स भी क्या यूज कर रहे हैं। अब कैल्शियम कॉम्प्लेक्स है, ये नॉर्मली आपका यूज होता है मोस्टली जहां पे आपको वाटर का इनग्रेस ज्यादा है वहां पे यूज होता है। और एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स जो है ये नॉर्मली आपका फूड ग्रेड के लिए यूज हो जाता है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो जेल, दिस इज द ओनली ग्रीस विच इज हैविंग ए स्ट्रक्चर। जो जेल हम लोग बात कर रहे हैं ना, मार्केट में जेल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग, बटरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग पोरस पोरसिटी की बात करते हैं। तो वो अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स इज ओनली ग्रीस जिसका खुद का स्ट्रक्चर जेल स्ट्रक्चर है, बाकी का तो बनाया जाता है। वो भी हम लोग आगे बात करेंगे थोड़ा, जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो उसमें आइडिया दे देंगे, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर पे भी हम लोग बात करेंगे। तो नॉर्मली एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स फूड ग्रेड के लिए ही यूज किया जाता है, बाकी जगह पे उतना ज्यादा इसको, क्योंकि बाकी पैरामीटर जो है वो लिथियम कॉम्प्लेक्स के ज्यादा बेटर है। अब एक होता है मिक्स बेस ग्रीस, जैसे आपने सुना होगा मार्केट में लिथियम कैल्शियम ग्रीस यूज किया जाता है। तो लिथियम कैल्शियम भी यूज किया जाता है जहां विद हाई विस्कोसिटी बेस ऑयल, जहां पे आपका वाटर इनग्रेस का रिक्वायरमेंट है। लेकिन इसका सबसे बड़ा इशू क्या है कि अगर आपको टेम्परेचर बढ़ जाते हैं तो आपको फिर लिथियम कॉम्प्लेक्स में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका ड्रॉप पॉइंट उतना नहीं मिलता है नॉर्मल लिथियम के जितना ही, इसका 200 से ऊपर इसका ड्रॉप पॉइंट नहीं जाता। तो यहाँ पे क्या लिथियम कॉम्प्लेक्स आप वहां पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपका लिथियम से आपको बाकी चीजें मिल जाएंगी, आपका शेयर स्टेबिलिटी बेटर मिलेगा, आपका पंपेबिलिटी बेटर मिलेगा, रोल स्टेबिलिटी आपका बेटर मिलेगा, आपका टेम्परेचर विथस्टैंडिंग अच्छा मिलेगा। लेकिन जब आप हाई टेम्परेचर के लिए जाते हैं तो आपको लिथियम कैल्शियम आप यूज नहीं कर सकते हैं, आपको सिर्फ वाटर इनग्रेस है और बेटर परफॉर्मेंस के साथ जाना है। तो दिस इज द बेस्ट गीस इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव भी है लिथियम कैल्शियम। तो नॉर्मली अगर आप देखोगे तो लिथियम कैल्शियम विद 460 बेस ऑयल मैक्सिमम जगह पे आप स्लिप सील के लिए भी यूज किया जाता है। लेकिन वहां पे स्लिप सील के लिए एक्चुअली ये एप्लीकेशन नहीं जाना चाहिए, वहां पे एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको लिथियम कॉम्प्लेक्स में उतना खर्चा नहीं करना है देन यू हैव टू गो फॉर एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स। लिथियम कैल्शियम जो यूज करते हैं वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा रहते हैं, तो वो विथस्टैंड नहीं कर पाता है। तो आपकी फ्यूम्स वहां पे बहुत ज्यादा आते हैं। अगर किसी ने कभी भी क्लीन एप्लीकेशन में कभी भी वो ग्रीसेस यूज किया होगा, स्लिप सील ग्रीसेस, अगर आपने किसी किसी ने देखा होगा, ये थिकनर कैरेक्टरिस्टिक्स है। अभी हम लोग थिकनर पे, बेस ऑयल पे, थिकनर फिर एडिटिव्स पे जाएंगे, तो वो आगे बढ़ते, तो ये कंपैरिजन चार्ट है। अगर आप लिथियम कॉम्प्लेक्स देखोगे किस क्या क्या उसके प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एडिसिव प्रॉपर्टी है लिथियम की, क्या है लिथियम कॉम्प्लेक्स, ये मैं आपको सब कुछ शेयर भी करूंगा। तो मोस्टली आप देखोगे तो सबका अपना अपना एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। तो जैसे अगर हम लोग एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो इसका एडहेसिव प्रॉपर्टी अच्छा है, हाई टेम्परेचर बहुत अच्छा है, लो टेम्परेचर परफॉर्मेंस थोड़ा सा उतना बेटर नहीं है। तो ये सब ऐसे वैसे लिथियम कॉम्प्लेक्स देखोगे तो यू विल सी मोस्टली इज अ बेटर, इज अ वर्सेटाइल गीस इन टर्म्स, अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे, लेकिन स्पेसिफिक एप्लीकेशन छोड़ के। ये कंपैटिबिलिटी का है टू थिकनर। तो इसमें अलग अलग ग्रीसेस हैं, जैसे आप मेजरली हम लोग लिथियम कॉम्प्लेक्स पे ज्यादा दिमाग लगाते हैं, तो लिथियम कॉम्प्लेक्स इज मेजरली कंपैटिबल, इज बेरियम कॉम्प्लेक्स के साथ इनकम्पेटेबल है। देन इट इज क्ले ग्रीस के साथ, क्ले ग्रीस तो किसी के साथ भी कंपेटेबल नहीं है मोस्टली। और देन इट इज ऑल्सो इनकम्पेटेबल विद पॉलीयूरिया। बाकी उसके छोड़ के ये कैल्शियम सल्फोरेट हो, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स हो, सबके साथ में। तो इसीलिए लिथियम कॉम्प्लेक्स ज्यादा क्यों चलता है, दिस इज द रीजन,
because it is mostly compatible with most of the greases which are available in the market. तो वो एक बेनिफिट मिल जाता है लिथियम कॉम्प्लेक्स को। और ये लिथियम कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम सल्फोनेट, पॉलीयूरिया और एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स का भी मैंने एक कंपैरिजन बना के दिया है कि सो दैट हम लोग अंडरस्टैंड करें कि भाई हमारे को लिथियम कॉम्प्लेक्स क्यों बेटर है बाकी चीजों से, या पॉलीयूरिया कहाँ यूज करना चाहिए, एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स कहाँ पे ज्यादा यूज होना चाहिए। अगर हम लिथियम कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे पॉलीयूरिया के साथ में, तो इसमें क्या है कि जो हाई टेम्परेचर है उस पे थोड़ा सा फास्टली ये डिग्रेड होता है ये, लेकिन आपका जो पॉलीयूरिया एक्सलेंट है एट हाई टेम्परेचर। इसका मतलब अगर आपको कहीं पे हाई टेम्परेचर है और आपको लॉन्ग लाइफ लेनी है तो यू हैव टू गो विद पॉलीयूरिया। जो हम लोग बात कर रहे थे ना कि वो जहाँ पे बेयरिंग्स में इश्यूज है, जहाँ पे हम लोग जाके बार बार उसको खोल नहीं सकते हैं, सो वो आंख बंद करके पॉलीयूरिया ग्रीस में जाते हैं। इसका फाइबर फाइबर स्ट्रक्चर है, ये ज्यादा मोर शेयर स्टेबल है और मोर फ्रिक्शन भी है इसका, उसमें लेस फ्रिक्शन है। जहाँ पे आपको कहीं पे ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको फ्रिक्शन बहुत कम चाहिए, आपका स्मूथ फ्लो चाहिए, तो वहां पे आप पॉलीयूरिया यूज करोगे। वाटर वॉश आउट जो है वो पॉलीयूरिया से कम है, किसका, लिथियम कॉम्प्लेक्स का। और अगर आप कंपेटेबिलिटी लिखो तो इसका वेरी पुअर कंपेटेबिलिटी, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, पॉलीयूरिया इज नॉट वेरी मच कंपेटेबल एज कम्पेयर टू लिथियम कॉम्प्लेक्स। अगर आप कॉस्ट की बात करेंगे तो जो पॉलीयूरिया है वो ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस है जहां पे आपको पॉलीयूरिया ही यूज करना, जैसे ह्यूमन एनवायरनमेंट है वहां पे बहुत अच्छा काम करता है। आपको नॉइज रिडक्शन करना है कहीं पे जहां पे नॉइज का इश्यू आ रहा है आपको दूसरे ग्रीस के साथ में, तो उसमें वहां पे आपको यू हैव टू गो विद पॉलीयूरिया। और लेकिन पॉलीयूरिया का क्या कहाँ पे ज्यादा इश्यू है, एक तो कॉस्ट हो गया, एक ये हो गया कि यहाँ पे जो यहाँ पे स्लो मूविंग है, जहाँ पे स्पीड्स कम है और रोलर बियरिंग्स यूज हो रही हैं, तो वहां पे इसको पॉलीयूरिया को यूज नहीं किया जाता है। और जहां पे स्पीड ज्यादा है, जैसे हम लोग मोटर की बात कर रहे थे, हम रोबोटिक्स की बात कर रहे थे, वहां पे मतलब जहां पे स्पीड्स कम होगी वहां पे आपको लिथियम कॉम्प्लेक्स में ही जाना पड़ेगा। जहां पे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन मेजरली यू हैव टू गो विद लिथियम कॉम्प्लेक्स। लेकिन पॉलीयूरिया सारे पैरामीटर में बेटर है, लेकिन एक पैरामीटर में कम है कि आपको वो स्पीड नहीं दे सकता है, मतलब जो स्लो स्पीड में आप यूज नहीं कर सकते उसको। अगर आप अब आते हैं एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स पे, ये दो चीजों में बेटर है लिथियम कॉम्प्लेक्स से, एक वाटर रेजिस्टेंस में है, एक ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी इसका लेकिन बेटर है लिथियम कॉम्प्लेक्स से। और जो इसका कॉस्ट है वो भी इफेक्टिव है। अगर आपको लिथियम कॉम्प्लेक्स से सस्ता ग्रीस चाहिए मार्केट में तो आप एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स के साथ जा सकते हैं। लेकिन इसका क्या सबसे डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि ये बहुत हाई लोड्स को विथस्टैंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये जेल लाइक स्ट्रक्चर है इसका। अब आते हैं यहाँ पे कि भाई जेल लाइक स्ट्रक्चर की वैसे प्रॉब्लम हम लोग मार्केट में क्या सोचते हैं, जेल है जेल है जेल है इसलिए ये बहुत बढ़िया ग्रीस है, ऐसा नहीं है। ये एप्लीकेशन डिसाइड करेगा, डिफाइन करेगा कि मेरे को कौन सा स्ट्रक्चर चाहिए। अब यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि जेल स्ट्रक्चर क्या करता है, ऑयल को अंदर सोख के रखता है, वो छोड़ता नहीं है ऑयल को। जहां पे आपकी हाई लोड से वहां पे आपका ऑयल थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि लोड ज्यादा है, लुब्रिकेशन कैसे होगा, ये क्या करता है, ये सोख के रखता है, ऑयल को छोड़ता नहीं है। तो ये आपका जहां पे, और एज थिकनिंग का भी इश्यू इसमें है लिथियम कॉम्प्लेक्स। इसीलिए लिथियम कॉम्प्लेक्स हमेशा आपका जहां पे हाई लोड्स होता है या बेयरिंग ग्रीसेस के लिए आपको नॉर्मली लिथियम कॉम्प्लेक्स आप यूज करते हैं। एज थिकनिंग का भी इशू है इसमें, जैसे हम लोग कैल्शियम सल्फोनेट और कैल्शियम की बात कर रहे थे। और ये क्लीनिंग भी इसका डिफिकल्ट, जहां अगर आपने लगा लिया उसके बाद आपको क्लीन करने में बहुत टाइम लगता है। और ये जो इसका प्रेफरेंस है, आपको कहाँ पे प्रेफरेंस किया जाता है इसका, जहां पे आपको फूड ग्रेड का रिक्वायरमेंट होता है ग्रीसेस का, और विद बेटर वाटर रेजिस्टेंस एंड ऑक्सीजन स्टेबिलिटी, मतलब हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी, वहां पे आप एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स के साथ जाते हैं, लिथियम कॉम्प्लेक्स के साथ नहीं जाते हैं। या ऐसी एप्लीकेशन जहां पे आपको सिर्फ टेम्परेचर का विथस्टैंड चाहिए, ऑक्सीडेशन और वाटर रेजिस्टेंस भी चाहिए, जैसे आपका कहीं कहीं पे रोलिंग मिल्स की हम लोग बात करते हैं, जहां पे बाकी चीजें आपका स्पीड का उसका इशू नहीं है, आपका जो लोड्स का उतना इशू नहीं है, तो वहां पे क्या है, आप यू गो विद एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स। कैल्शियम सल्फोनेट का हमने पहले भी बात किया है, इसका इनकम्पेटेबिलिटी सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है, लो टेम्परेचर के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं, और पंपेबिलिटी का इसको इशू है, और कॉस्ट का इशू है, पंपेबिलिटी भी उतना अच्छा नहीं है एंड कॉस्ट का भी इशू है। तो मतलब ये तीन चार चीजें छोड़ के बाकी किसी भी पैरामीटर में आप बात कर सकते हैं, कैल्शियम सल्फोनेट इज द किंग ऑफ ऑल द ग्रीसेस। लेकिन जहां पे सर आपको, मेरा जी एक जी क्वेश्चन था। बताइएगा। जैसे पेंट शॉप की कन्वेयर होती है जी 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 और उसमें ना डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर रहता है। जैसे एबीएस की पेंट शॉप है उसमें 70 to 80 डिग्री टेम्परेचर रहता है, जी जी और यदि एमएस की पेंट शॉप है तो उसमें 150 to 180 तक टेम्परेचर रहता है।
यदि जी। पाउडर कोटिंग है तो उसमें 220 तक का टेम्परेचर रहता है, लेकिन जी, उनकी जी, जी, जी। स्पीड कम होती है, तो उसमें कौन सा ग्रीस सुटेबल होगा सर हाँ, इसमें? देखिए अगर आपको 220 तक जाना है, तो आपको बेटर है कि आप उसमें लोड वोड कुछ भी नहीं है वहाँ पे। वो तो सिर्फ कन्वेयर का आपको उसके लिए मूवमेंट है, लोड मेजरली आपका उसपे हाई होगा टेम्परेचर है। सिर्फ जो आपके लिए कंपोनेंट है, एक कन्वेयर एक हैंगर पे जो है, मान के चलो कि आप सपोज 6 फ्यूल टैंक टंगे हुए हैं, ये लोड है। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा लोड नहीं, मेजरली आपका टेम्परेचर का ही है, तो वो हाई टेम्परेचर की लोड मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, लोड होता है कि जो बियरिंग के ऊपर में आपका लोड आ रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे ना कन्वेयर है पूरा, तो यहाँ पे कन्वेयर हम्म, तो लंबा कन्वेयर है, वहाँ पे एक बियरिंग नहीं, काफ़ी सारी बियरिंग्स रहेंगी और ये आपका जो लुब्रिकेशन है, ये मूवमेंट करने के लिए है कन्वेयर के ऊपर में, कि वहाँ पे हम्म, ग्रीस आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आप क्ले बेस्ड ग्रीस के साथ जा सकते हैं, जो हमारा सुपर टू मॉली के एप्लीकेशन वाला ग्रीस है, वो आप जा सकते हैं वहाँ पे। क्योंकि अगर अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल बाकी लिथियम कॉम्प्लेक्स और उसके साथ जाएँगे, लिथियम कॉम्प्लेक्स का जो टेम्परेचर विथस्टैंडिंग है 175 180 तक जा सकता है, लेकिन वो दिक्कत करेगा क्योंकि वो 175 इज़ द मैक्सिमम यू कैन गो विद लिथियम कॉम्प्लेक्स। आप क्योंकि वहाँ पे हमारा जो श पेन शॉप में वहाँ पे जनरली हमारा जो हमारा एक इन ग्रीस है लोगों को वहाँ पे दिक्कत श रहती है। हमारा ग्रीस है, शील्ड करके एक ग्रीस है, उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो लग रहा है क्ले बेस्ड ग्रीस इज़ गोइंग टू बी बेटर, क्योंकि क्ले ग्रीस का जो हम लोग अभी बात करते हैं ड्रॉप पॉइंट है ही नहीं एक्चुअली। तो जितना जितना वो 300 उसके ऊपर उसका ड्रॉप पॉइंट रहता है, मतलब जो बेस्ड ऑन द बेस ऑयल कॉम्बिनेशन उसका 300 के ऊपर चला जाता है। तो हम्म, अगर आपको बहुत हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए जाना है, सो इट इज़ बेटर टू गो विद उसमें। लेकिन अगर हाँ, वहाँ पे अगर उसको ये इश्यू है कि उसको वो ब्लैक ग्रीस नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जब मॉली में साथ जाएँगे तो आपको वो ग्रेफाइट ग्रीस जैसा दिखेगा, मतलब वो आपका काला ग्रीस दिखेगा। तो उसको हम्म, वहाँ पे अगर उसको कहीं पे कनेक्शन उसके साथ आ रहा है, आप उसको जाने दें। कैल्शियम सल्फोनेट इज़ द बेस्ट ग्रीस इन टर्म्स ऑफ अगर हाई टेम्परेचर विथस्टैंडिंग। हम्म। तो अभी अभी किसका यूज़ कर रहे हैं वो लोग? नहीं सर, एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट पेंट शॉप में डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का ये जो है ग्रीस यूज करते हैं, कई जगह ये ऑयल यूज करते हैं। लेकिन इनको जो ओके। दिक्कत आती है, ये आती है कि जब वो कंपोनेंट जो है पेंटिंग के बाद बेकिंग में उसमें ओवन में जाता है, तो ओवन में कई बार जो है ऊपर से ग्रीस या ऑयल जो है कंपोनेंट के ऊपर डीप हो जाता है, तो वो कंपोनेंट हो जाता है रिजेक्ट इनका। तो ओके, उस ओके, ओके, जनरली ओके। जनरली ये दिक्कत में हम लोगों को बहुत सारी जगह से मिली है, और कस्टमर मांगता भी है यार, कोई ऐसा कोई ग्रीस हो जो जिसको मेंटेनेंस के टाइम पे इजीली उसको क्लीन भी कर पाए हम, और ये ऐसी दिक्कत हमें ना आए। नहीं, कैल्शियम का सल्फोनेट के साथ जा सकते हैं, उसमें क्लीनिंग का भी इश्यू नहीं। जैसे हम लोग एल्यूमीनियम कॉम्प्लेक्स का बोल रहे थे ना कि बहुत इश्यू रहता है। कैल्शियम सल्फोनेट डेफिनेटली बेटर रहेगा, लेकिन उसको फिर हर एक जगह पे कैल्शियम सल्फोनेट का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, क्योंकि उसको अलग-अलग टेम्परेचर ज़ोन्स में यूज़ करना है। हाँ, क्योंकि जैसे अभी एबीएस आपका की पेन शॉप 70-80। यदि प्लास्टिक पेन शॉप है तो 70 टू 80 डिग्री टेम्परेचर है। हाँ, यदि हाँ। एल्यूमिनियम या एमएस की पेन शॉप है तो वो 150 टू 180 टेम्परेचर है। पाउडर कोटिंग का यस। है तो 220 तक का जाएगा। हाँ, वही बोला, मतलब 2 जगह पे तो वो कैल्शियम सल्फोनेट के साथ जा सकता है। इवन इवन अगर उसको एज़ ए 1 ग्रेड यूज़ करना है, थोड़ा-सा कॉस्टली रहता है कैल्शियम सल्फोनेट, बट वो तीनों जगह पे यूज़ कर सकता है। मल्टीपर्पज है वो। मल्टीपर्पज़ है ना कहीं भी, क्योंकि वही बोल रहा हूँ ना, कैल्शियम सल्फोनेट तो किंग है। महँगा है ग्रीस, लेकिन ये फिर लिथियम कॉम्प्लेक्स से भी। जो एडजस्टिंग में यूज कर रहा हुआ एज कम्पेयर टू दिस, इसका कॉस्ट कितना कितना हायर साइड होगा इसका? सर अगर अच्छा कैल्शियम सल्फोनेट मार्केट में जो बिकता है, वो करीबन 600-700 के करीब बिकता है पर केजी। हम्म, तो अभी ठीक है एक सर, काम तो कीजिए ना, अभी वो एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट क्या यूज़ कर रहा है, हम्म, तो उसमें भी हम लोग देखिए हमेशा क्या होता है कि ये कैलकुलेशन क्या होता है ना, ये विन-विन कैलकुलेशन होना चाहिए, कि अभी हम्म, एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल वो लिथियम कॉम्प्लेक्स यूज़ कर रहा है। तो हम्म, अगर हम लोग को उसमें क्या-क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, कहाँ पे इश्यूज़ आ रहे हैं, और एक एप्लीकेशन का अगर जो किसी भी हमारे अपार सेल्स वाले को लेके जा सकते हैं एक बार, तो एक बार वो स्टडी करेगा कि एप्लीकेशन क्या है, वहाँ पे क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। उसके हिसाब से अगर रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम लोग ग्रीसेज़ में हमारे पास में बहुत वैराइटीज़ नहीं है, तो हम लोग जो कन्फाइंड मार्केट है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया 80% मार्केट, 95% जो मार्केट है, हम लोग उसी को डिफाइन कर रहे हैं। स्पेशल में हम लोग नहीं जा रहे हैं। स्पेशल अगर जाना है तो हमारे को उसका एप्लीकेशन का इश्यूज़ क्या आ रहे हैं उसको, और एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट क्या यूज़ कर रहा है।
क्योंकि हमारा खुद का R&D तो ग्रीस में है नहीं, तो हमारे को तो सपोर्ट लगेगा बाहर का। डेवलपमेंट जो भी हम लोग करते हैं वो बाहर से ही करवाते हैं ग्रीस का। इंटरनली हमारा ग्रीस का कोई R&D सेंटर, हाँ टेस्टिंग बहुत एंटायरली हमारे पास में एनेबल एक्रेडिटेड लैब है, एंटायरली होता है, लेकिन R&D नहीं होता, डेवलपमेंट नहीं होता। बट टेस्टिंग जो भी है हम लोग इन हाउस कर सकते हैं, लेकिन पहले अंडरस्टैंड करें कि वो एग्जैक्टली उसको दिक्कत क्या आ रहा है, उसको नहीं, वो तो उसको मैंने सिर्फ एक्चुअली सर नीरज, हम लोग ना सारे पेंट की सप्लाई करते हैं बहुत सारी पेंट शॉप में। यस सर। विकास जी हाँ जी, हाँ यस जी। सर। नीरज की वहां पे विजिट कराओ एक बार, एप्लीकेशन डिटेल देख के फिर कंफर्म करेंगे। चलो ठीक है सर, कंटिन्यू करें आप। ठीक है सर। अभी आते हैं एडिटिव्स सर पे। ये इंद्रकांत इंद्र जी ने और जागृत जी ने भी हैंड रेज कर रखा है। अभी सर क्वेश्चन आंसर आंसर आखिरी में करेंगे प्लीज, ठीक है सर। क्योंकि ये विकास जी ने भी इसमें, तरुण ने भी लिखा हुआ है, वो आखिरी में करेंगे। उसमें एडिटिव्स में जो ईपी एडिटिव्स है, टैकिनेस, करोजन, ये सारे एडिटिव्स डिफरेंट अलग अलग एडिटिव्स होते हैं टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस। जैसे हम लोग लुब्रिकेट में करते हैं वैसे ग्रीसेस में करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होते हैं, कहाँ पे रोलर बियरिंग है, थ्रस्ट बियरिंग है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, ये डिफाइन होता है एज पर ये एज ए जो डेवलपमेंट का एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट रहता है। उसके बाद फिलर टाइप हम लोग MOS2 हम लोग बात करते हैं, मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड, ग्रेफाइट, PTFE एज ए थिकनर भी यूज होता है, PTFE एज ए एडिटिव फिलर भी यूज होता है। तो इसका मेजरली जो अगर एज ए फिलर हम लोग किसी को भी यूज कर रहे हैं, इसका टेक्सचर एंड कंसिस्टेंसी को इंप्रूव करने के लिए नॉर्मली फिलर यूज किया जाता है, और कुछ डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है। हाई टेम्परेचर लोड, शॉक लोड्स, जैसे MOS2 शॉक लोड्स के लिए यूज होता है। हम लोग थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे MOS2 और PTFE को। जैसे PTFE नॉर्मली अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक मोटर, फ्रिक्शन, वहां पे एज ए फिलर यूज हो जाता है ग्रीसेस में। हम लोग यहाँ पे थिकनर की नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एज ए एडिटिव फिलर की बात कर रहे हैं। अगर फ्रिक्शन देखेंगे तो इसका जो सबसे लो फ्रिक्शन है PTFE का, तो इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होगा, जहाँ पे आपका फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट आपको, मतलब इलेक्ट्रिक मोटर है, आपका व्हील बेयरिंग ग्रीसेस है, जहाँ पे आपको फ्रिक्शन कम करना है। अगर लोड है तो लोड में MOS2 इज बेटर देन PTFE। अगर आप टेम्परेचर देखेंगे तो MOS2 इज बेटर। अगर आप केमिकल रेजिस्टेंस देखेंगे तो वो PTFE बेटर है। तो आपको एक VA रेजिस्टेंस इसका हाई है। तो मतलब अगर आपको एरोस्पेस एप्लीकेशन के लिए, हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए जाना है, तो या हाई लोड एप्लीकेशन के लिए जाना है, तो आप MOS2 यूज करते हैं, PTFE नहीं यूज करते हैं। नहीं, अगर आपको फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट है, लो फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे कुछ बीरिंग्स होती हैं, जहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट या उसमें केमिकल प्रोसेसिंग हो रही है, तो केमिकल का जो रेजिस्टेंस है वो PTFE के ज्यादा बेटर है। तो वहां पे ये लोग क्या करते हैं, PTFE के साथ में उसको फिलर यूज किया जाता है। सेम ग्रेफाइट का भी हम लोग मार्केट में देखते हैं कि भाई ग्रेफाइट ग्रीसेस भी है, कि भाई ग्रेफाइट में जाऊं कि मैं मॉली में जाऊं। तो ग्रेफाइट का एडवांटेज है कि हाई टेम्परेचर और ह्यूमिड कंडीशन में बहुत अच्छा काम करता है, बेटर देन मोलिब्डेनम, और ये लो कॉस्ट भी होता है। अगर मैं ग्रेफाइट एज ए फिलर यूज करूंगा तो मेरे को जो टेम्परेचर विथस्टैंडिंग है इट विल बी बेटर, और ह्यूमिड कंडीशन में भी मेरे को अच्छा मिलेगा। और इसका लेकिन लुब्रिसिटी उतना अच्छा नहीं है, इसका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी उतना अच्छा नहीं है, एक्सट्रीम प्रेशर में उतना अच्छा काम नहीं करता है। लेकिन जो मॉली है वो आपका करोजन रेजिस्टेंस भी देगा आपको। अगर जहां पे आपको सिर्फ ह्यूमिड कंडीशन का है और थोड़ा सा टेम्परेचर है, वहां पे आप ग्रेफाइट एज ए फिलर लोग जो डेवलपमेंट होता है या जो फॉर्मुलेशन ग्रीस का बनता है, तो दे गो विद ग्रेफाइट ग्रीस। लेकिन जहां पे आपको प्रेशर रेजिस्टेंस चाहिए, मतलब आपको लोड का रिक्वायरमेंट है, एंटीवियर का रिक्वायरमेंट है, लुब्रिकेशन आपको अच्छा चाहिए, तो दे गो विद मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड। या हाई टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है, वहां पे MOS2 को भी रिकमेंड करते हैं, बट ग्रेफाइट इज मच बेटर इन टर्म्स ऑफ हाई टेम्परेचर। ये ग्रीस का एप्लीकेशंस है, थोड़ा सा लिथियम हाई टेम्परेचर मेजरली है, चैसिस भी, व्हील बेयरिंग है, थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट ग्रीसेस विद डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस। तो टिपिकल जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है वो डिफाइन होता है, अगर ग्रीस का जो ड्रॉपिंग पॉइंट है, फॉर एग्जांपल 280 है, 230 है, तो नॉर्मली 60 to 80 डिग्रीज लेस देन ड्रॉप पॉइंट वो उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर होना चाहिए। बट जो हमने वही बोला कि वो कैसे फॉर्मुलेट किया गया है, वो कौन सा लिथियम है, लिथियम के अंदर में उसमें फैटी एसिड कौन सा यूज किया है, जो ड्रॉप पॉइंट है दैट इज एग्जैक्टली द रियल ड्रॉप पॉइंट, और उसमें कुछ एडिटिव्स यूज किया गया ड्रॉप पॉइंट बढ़ाने के लिए, तो वो भी डिफाइन करेगा। हम लोग यहाँ पे जनरल जो हम लोग अपार का प्रोडक्ट कैटेगरीज है, अगर उसका फॉर एग्जांपल 200 का हमारा लिथियम का 190 200 रहता है ड्रॉप पॉइंट हमारा, तो उसको 60 to 80 डिग्री, जितना हाई ड्रॉप पॉइंट रहेगा उतना आपको हाई डिग्री से उसको माइनस करना पड़ेगा। 280 है तो ऑलमोस्ट 200 डिग्री पे आप उसको चला सकते हैं अगर ड्रॉप पॉइंट है। अगर आप
180 है तो 120 के करीब या 110 तक आप उसको ग्रीस को ऑपरेट कर सकते हैं। ये एक थंब रूल है, 60 टू 80 डिग्री लेस देन ड्रॉप पॉइंट। ये ऑपरेटिंग टेम्परेचर है नॉर्मली। मॉडिफाइड क्ले का मैंने हाईलाइट इसलिए किया यहाँ पे क्योंकि इसका एक्चुअली ड्रॉप पॉइंट नहीं है, बट बेस्ड ऑन मे बी जो हमारा जैसे हमारा क्ले ग्रीस है जो हम लोग बोल रहे हैं सुपर टू मॉली, तो उसका 300 के करीब में आपको ड्रॉप पॉइंट मिल जाता है बिकॉज बेस ऑयल क्या कॉम्बिनेशन की वजह से, नहीं तो ये खुद इसका ड्रॉप होता नहीं, इट डजंट मेल्ट एक्चुअली। तो ये रिग्रीसिंग इंटरवल्स भी डिफाइन होते हैं अगर टेम्परेचर के हिसाब से। अगर आपका टेम्परेचर 65 है तो 6 मंथ्स में जाएगा। ये एक जनरल ट्रेंड है, इट विल वेरी बेस्ड ऑन टाइप ऑफ बेस ऑयल, टाइप ऑफ एप्लीकेशन, कौन सा आपका ग्रीस यूज थिकनर यूज कर रहा है। बट एक जनरल ट्रेंड अगर हम देखेंगे, इसका मतलब ये कि जितना जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उतना उतना आपका रिग्रीसिंग इंटरवल्स भी कम होगा। तो उसके हिसाब से आपको डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कहीं पे टेम्परेचर अगर लिथियम EP2 आप यूज कर रहे हैं और वो 60-70 डिग्री पे यूज कर रहे हैं, तो आप उसमें अगर 1 महीने में ग्रीसिंग कर रहे हैं, आप सेम जगह पे 100 डिग्री टेम्परेचर, वहां पे आप नहीं बोल सकते कि मेरा ग्रीस 6 मंथ में चलेगा या 1 महीने में ग्रीसिंग इंटरवल होगा। वहां पे डेफिनेटली बहुत ड्रॉप होगा। एंड ऑल्सो डिपेंड्स, जो हम लोग लुब्रिकेंट की बात करते हैं एवरी 10 डिग्री इट इज गोइंग टू रिड्यूस करके, सेम यहाँ पे भी एप्लीकेबल रहता है। ये हाई टेम्परेचर ग्रीसेस में जैसे क्ले की बात करते हैं हम लोग, तो ये 300-500 डिग्री तक भी यूज करता है, बट डिपेंडिंग ऑन कौन सा बेस ऑयल। फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन बेस ऑयल यूज हो जाते हैं, तो वो बहुत हाई टेम्परेचर में जहाँ पे एप्लीकेशंस होती है, जहाँ पे आपका 300 डिग्री, वो उसकी बात करते हैं। तो सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन जो चेन है वो 300-320 में तो डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो मतलब इसका 200, 250, 260 तक भी जा सकता है। अगर हम लोग क्ले बेस ग्रीस यूज करेंगे थिकनर, तो जो अगर मैं यहाँ पे सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब पाव बेस ऑयल यूज करता हूँ, तो नॉर्मली वो 250-260 टेम्परेचर को भी विथस्टैंड कर सकता है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर को। कलर्स होते हैं, इसका कोई कॉम्बिनेशन या कोई रिलेशनशिप नहीं है परफॉर्मेंस के साथ में। ये जस्ट मार्केटिंग ट्रेंड के हिसाब से किया गया है कि रेड कलर है तो दिस इज गोइंग टू बी लॉन्ग लाइफ, ये ब्लू है तो ये इंडस्ट्रियल के लिए यूज होगा लॉन्ग लाइफ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट इंडिकेशन मार्केटिंग दिया गया है। इसका भी एक डिफाइंड रेशियो है। अगर हम लोग 0.1% से ऊपर इसमें कलर डाई यूज करते हैं तो दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर परफॉर्मेंस एज फार एज कॉपर करोजन इज कंसर्न। इसका कोई बेनिफिट नहीं है कि मैं कलर यूज करूं, कौन सा कलर डालूं, कौन सा करूं, उससे कोई परफॉर्मेंस बेनिफिट आपको नहीं मिल सकता है। बट अगर आप ज्यादा डालते हैं तो दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर कॉपर करोजन, जो उसका रिक्वायरमेंट है। एक ग्रीस स्ट्रक्चर होता है, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे जेल और वो सब, वो भी देखेंगे हम लोग। तो ये कैसे डिफाइन होता है या कौन सा स्ट्रक्चर आपको चूज करना है, ये डिपेंड करता है कि आपको पंप करना है ग्रीस को या आपको हैंड मैनुअली वो करना है। ऑपरेटिंग स्पीड क्या है, लोड क्या है, कौन सा एनवायरनमेंट है, ह्यूमिड है, वर्टिकल ओरिएंटेशन है, कंटामिनेशन का कितना रिस्क है, और लुब्रिकेशन मतलब आप कितने दिन में आपको ग्रीसिंग इंटरवल चेंज करना है, वो भी डिफाइन करता है। और जैसे हमारा एक, अगर आपको ज्यादा लॉन्ग लुब्रिकेशन पीरियड चाहिए, टाइम ज्यादा बढ़ाना है, जैसे हम लोग लॉन्ग लाइफ ग्रीसेस की बात कर रहे हैं, तो वहां पे फाइब्रस जो स्ट्रक्चर है ग्रीस का, जैसे लिथियम कॉम्प्लेक्स हो गया, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स हो गया, एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स हो गया, इनको हम लोग रिकमेंड करते हैं। इनके साथ जाते हैं बेस्ड ऑन अदर पैरामीटर्स एज वेल कि भाई किसका क्या बेनिफिट है। जैसे हमने पहले देखा एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स का कहाँ पे बेटर है वो, और लिथियम कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बेटर है, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बेटर है। एक एक स्ट्रक्चर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स का एक कॉम्बिनेशन है, या यू कैन से एक कंपैरिजन है कि अगर स्मूथ स्ट्रक्चर है, जैसे हमारा लिथियम कॉम्प्लेक्स है, लिथियम है और कैल्शियम है, वो स्मूथ स्ट्रक्चर में भी आता है, वो फाइबर स्ट्रक्चर में भी आता है। तो वहां पे क्या, तो पंपेबिलिटी आपको अच्छा मिलता है। अगर जैसे अभी अगर हम लोग बात करते हैं ऑयल रिटेंशन की, जहाँ पे ऑयल रिटेंशन ज्यादा करना तो लॉन्ग लाइफ के लिए चलेगा हैवी लोड्स में, तो वहां पे क्या है कि आपको हाई चाहिए ऑयल रिटेंशन, वापस वो ऑयल छोड़ना तो है ही है, बट उसको रिटेन भी करना है ताकि वो लॉन्ग लाइफ चले। तो फाइबरस इसीलिए हम लोग बोलते हैं लॉन्ग लाइफ के लिए। और एडिशन भी बहुत स्ट्रांग है इसका, एक्सलेंट रहता है इसका सीलिंग का, फाइबरस का। तो इसीलिए जहाँ पे आपको कोई कंटामिनेशन का इश्यू है, वहां पे आप फाइबरस गीस को यूज करते हैं। फाइबरस इज नॉर्मली मैक्सिमम जगह पे उसको यूज किया जाता है। आपका पॉलीयूरिया भी है, लिथियम कॉम्प्लेक्स है, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स है, दे आर ऑल फाइबरस गीसेस। तो हैवी लोड, स्लो मोशन जहाँ पे है, और सील्ड एप्लीकेशन जहाँ पे काफी देर आपको लॉन्ग लाइफ चलाना है, और वर्टिकल, तो वहां पे आपको फाइबरस यूज करना चाहिए। जेल कहाँ पे यूज करना चाहिए, क्योंकि इसका क्या ना, शेयर थिनिंग इसका बहुत ज्यादा है। तो मतलब तो इसके इसलिए इसका पंपेबिलिटी का इशू है, शेयर थिनिंग जल्दी होता नहीं है, वो इसका कम है। फेयर है पंपेबिलिटी, दैट मीन्स पंपेबिलिटी इज लो। और इसका जो ऑयल रिटेंशन बहुत ज्यादा स्टेबल है, और
जो एडिशन है वो भी अच्छा है, एंड स्टार्टअप रेजिस्टेंस जो वो भी है। तो वहां पे जहाँ पे सीलिंग का रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे आपको ज्यादा ऑयल को ब्लीड नहीं होना चाहिए एप्लीकेशंस के लिए, वहां पे लॉन्ग इंटरवल लुब्रिकेशंस के लिए भी उसको यूज किया जाता है, और वाटर वॉश आउट भी इसका बहुत अच्छा है। तो एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स है, कैल्शियम सल्फोनेट नॉर्मली दे उनका खुद का एक जेल स्ट्रक्चर भी होता है और उनका फाइबर स्ट्रक्चर भी होता है, दोनों। तो दोनों में वो क्वालिफाई कर जाते हैं। सिर्फ जेल स्ट्रक्चर होगा तो वो इश्यूज क्रिएट करेगा, लेकिन उनका फाइबर स्ट्रक्चर भी है। कुछ एप्लीकेशन में फाइबर स्ट्रक्चर इज बेटर, हैवी लोड्स, और अगर आपको बहुत ज्यादा एंटी ब्लीड नहीं चाहिए कि ऑयल को रिलीज नहीं करना चाहिए जल्दी, तो वो जेल लाइक स्ट्रक्चर इज बेस्ट फॉर दैट। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं ग्रीसेस के। कंसिस्टेंसी हम लोग जैसे अभी बात करते हैं NLJ2 मतलब हो गया EP2, EP3, MP2, MP3, EP00, जो भी है वो 00 सब हमने ऑलरेडी देख लिया है कि वो कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है, और उससे ही उसको डिफाइन किया जाता है। उसके बाद ड्रॉप पॉइंट पे डिफाइन होता है ग्रीस का, ये 180 डिग्री है, 220 है, 260 है। अलग अलग थिकनेस यूज करने से आपको वो मिल जाता है, डिफरेंट बेस ऑयल कॉम्बिनेशन से यूज करने से मिल जाता है, एडिटिव से मिल जाता है आपको। वाटर रेजिस्टेंस का है, वो डिपेंड्स ऑन डिफरेंट थिकनेस बेस ऑयल्स। अगर आप हाई विस्कोसिटी बेस ऑयल यूज करेंगे तो आपको वाटर रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद में आपको बेस ऑयल विस्कोसिटी हमने देखा कि लो स्पीड और हाई स्पीड और बाकी एप्लीकेशन लोड में कैसे कैसे हमको बेस ऑयल विस्कोसिटी चेंज करना चाहिए, वो ग्रीस प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। उसके एक लोड कैरिंग कैपेसिटी होता है, एडिटिव्स बेस ऑयल थिकनर का कॉम्बिनेशन है। शेयर स्टेबिलिटी हो गया जिसको हम लोग रोल स्टेबिलिटी भी बोलते हैं, दोनों मैकेनिकल एंड शेयर। कंपैटिबिलिटी का भी हमने देखा कि भाई उस पर भी डिपेंड करेगा कि कितना कंपैटिबल है दूसरे की से। पंपेबिलिटी है एंड ऑयल सेपरेशन, दैट इज ऑयल ब्लीडिंग ऑल्सो। हम लोग नॉर्मली ऑयल ब्लीडिंग नॉर्मली नेगेटिव वर्ड यूज किया जाता है, ऑयल सेपरेशन इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन और स्टोरेज स्टेबिलिटी, उसमें भी डिपेंड करता है। ये एक VS कार का टेस्ट है नॉर्मली जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसमें वेल्ड लोड भी हम लोग बात करते हैं कि वेल्ड लोड कितना होना चाहिए, वो भी आगे देखेंगे, बट दिस इज वन ऑफ द मेजर रिक्वायरमेंट्स VS कार का। तो इसका एक वीडियो भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे टेस्ट होता है। तो इसमें 40 kg लोड पे उसको मूवमेंट किया जाता है 4 बॉल्स को। तो उसके बाद में और 1200 RPM पे विद दैट ग्रीस जो जिसका हमको टेस्ट कर रहा था, तो उसमें कितना उसका वहां पे स्क्रैचेस आते हैं तो वो चेक किया जाता है। तो 0.5 0.6 का रिक्वायरमेंट रहता है नॉर्मली, 0.6 एज पर IS, और जो हाई परफॉर्मेंस है उसका 0.5 से नीचे होना चाहिए। तो ये ग्रीस सिलेक्शन कैसे करते हैं, एक तो थिकनर के बेसिस पे, अगर ऑपरेटिंग टेम्परेचर हमको चाहिए, अगर एक्सट्रीम प्रेशर लेवल चाहिए तो एडिटिव्स डिफाइन करता है, अगर सीलिंग रिक्वायरमेंट है वो भी थिकनर और बेस ऑयल दोनों डिफाइन करता है एक्चुअली, बट थिकनर इज मोर प्रोमिनेंट। शॉक लोडिंग है तो सॉलिड एडिटिव्स मोलिब्डेनम PTF वो सब यूज करते हैं। अगर हमको वाटर एक्सपोजर है वहां पे, तो वो थिकनर नॉर्मली डिफाइन, जैसे हमने देखा कैल्शियम सल्फोनेट का सबसे बेटर वाटर रेजिस्टेंस है, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स का भी है, देन एल्यूमिनियम है, देन पॉलीयूरिया है, देन लिथियम कॉम्प्लेक्स है। अगर हम लोग वाइब्रेशन या मैकेनिकल स्टेबिलिटी चाहिए तो थिकनर ऑयल एडिटिव तीनों का रिक्वायरमेंट रहता है। और रस्ट ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग नॉर्मली एडिटिव्स यूज किए जाते हैं, बट कैल्शियम सल्फोनेट इज वन ऑफ द ग्रीसेस जिसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी है आपका लोड का भी, जिसमें आपको एडिटिव्स की भी रिक्वायरमेंट, बहुत ज्यादा लोड चाहिए तो देन यू हैव टू गो फॉर सॉलिड एडिटिव्स। लेकिन नॉर्मली उसका उसका नॉर्मली 350-400 खुद का ही उसका वेल लोड मिल जाता है। ये एक चीज है जिसमें हम लोग रोल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। अगर आप लिथियम कॉम्प्लेक्स और सिंपल लिथियम को देखोगे तो कितना फर्क आता है हाई टेम्परेचर पे, कि वो सडनली उसका जो ड्रॉप पॉइंट जो आपका जो ग्रीस का जो थिकनेस है वो बहुत ड्रॉप हो जाता है सडनली विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सो दिस इज द जनरल रिकमेंडेशन जो टेम्परेचर का है ग्रीसेस में।
अगर -18 to 120 है तो उसमें हम लोग लिथियम ग्रीस ईपी ग्रीस यूज करते हैं विद 150 to 220 बेस ऑयल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी शेयर करूंगा मैं, मे बी यू कैन कीप इट विद एज ए प्रिंट आउट, तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं तो उसके हिसाब से आप उसको रिकमेंडेशन दे सकते हैं। जहाँ पे हैवी लोड है, टेम्परेचर 150 के करीब चला जाता है, वहाँ पे लिथियम कॉम्प्लेक्स ईपी ग्रीस 150 220 एनर्जी, जैसे हमारा लिथियम LC2 करके ग्रीस है, वो इस यहाँ पे रिकमेंडेशन आप कर सकते हैं। अगर कहीं पे ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है तो आप लिथियम कॉम्प्लेक्स विद 460 बेस ऑयल के साथ जा सकते हैं, या कैल्शियम सल्फोनेट ग्रीस के साथ जाते हैं। तो हमारे पास में लिथियम कॉम्प्लेक्स भी है विद VG460, जो शील्ड 460 HF2 ग्रीस है, तो इस एप्लीकेशन के लिए वो चल सकता है। अगर हाई स्पीड्स है, मॉडरेट टेम्परेचर्स है, 180 डिग्री तक चला जाता है टेम्परेचर, देन आपको सिंथेटिक ग्रीसेस में जाना पड़ेगा, लिथियम कॉम्प्लेक्स विद सिंथेटिक बेस ऑयल। पॉलीयूरिया भी जा सकते हैं या सल्फोनेट कॉम्प्लेक्स भी जा सकते हैं आप। नॉर्मली अगर आपको लिथियम कॉम्प्लेक्स में जाना है तो आपको सिंथेटिक में ही जाना चाहिए। अगर आपका फिर बाकी, क्योंकि यहाँ पे क्या स्पीड ज़्यादा है, लोड्स मॉडरेट है। अगर आपको लोड बढ़ाना है देन यू हैव टू गो फॉर सिंथेटिक बेस ऑयल इन कैल्शियम सल्फोनेट एज वेल। अगर आपको फूड कंटैक्ट है तो वहाँ पे फिर नॉर्मली हमने बात ही किया, तो फूड ग्रेड एज एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स हम लोग रिकमेंड करना ही है, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है फूड ग्रेड में। उसके बाद बाकी जो स्टेबिलिटी के हिसाब से है, अगर आपको ये रिक्वायरमेंट होता है नॉर्मली अच्छा ग्रीस का जनरल ट्रेंड है, रोल स्टेबिलिटी लेस देन 10% होना चाहिए, लीकेज टेंडेंसी शुड बी लेस देन 6 ग्राम्स। अगर आपका हाई टेम्परेचर प्रॉपर्टी है, ड्रॉप पॉइंट शुड बी, अगर है तो लेस देन 180 डिग्री है तो मल्टीपर्पज ग्रीस हो गया। इफ इट इज मोर देन 260 तो हाई टेम्परेचर ग्रीस में आप उसको बोल सकते हो। मतलब अगर जैसे हमारा LC2 ग्रीस है, उसका 260 के ऊपर ड्रॉप पॉइंट है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ हाई टेम्परेचर ग्रीस। ये अगर आपको जो हाई टेम्परेचर लाइफ है, एक टेस्टिंग है जो मोर देन 80 आवर्स का है, तो उसको हम लोग गुड हाई टेम्परेचर लाइफ बोलते हैं। ये अलग अलग टेस्ट रिक्वायरमेंट्स है। टिपिकल लोड 250 kgs होना चाहिए तो हाई लोड बोलते हैं हम लोग। अगर 400 है तो ये हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन, माइनिंग ऑफ हाईवे, उसमें यूज किया जाता है। तो नॉर्मली जो आपका ग्रीस का रिक्वायरमेंट है, जो नॉर्मल ग्रीस का IS का, वो भी एक आगे हम लोग देखेंगे तो 200 का रिक्वायरमेंट रहता है, 200 kg का। तो ये वाटर वॉश आउट है डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे। अगर इतना परसेंट है तो वो एक्सलेंट हो गया। ये भी डिटेल्स हम आपको शेयर करेंगे, ये बहुत जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक इट इज नॉट टू बी मोर क्रिटिकल। ये सारा चीज तो जो डिजाइन करता है प्रोडक्ट वो टेक केयर करता है। और ये ऑयल सेपरेशन है, जैसे अलग अलग ग्रीसेस का अगर देखोगे आप, लिथियम ग्रीस है विद मिनरल ऑयल विद NLJ2 तो 3% है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो ऑयल सेपरेशन वो बढ़ता जाएगा। ऑयल सेपरेशन बढ़ेगा, इसका मतलब आप लॉन्ग लाइफ के लिए आपको उसको यूज नहीं कर सकते, वो ऑयल इवापोरेट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप कैल्शियम ग्रीस का देखोगे तो स्टार्टिंग में उसका बहुत बढ़िया है, बट विद द टेम्परेचर इट इज गोइंग फार अवे, मतलब ऑलमोस्ट 75% तक चला जाता है 140 टेम्परेचर। तो ये SKF का टेस्ट की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद में वाटर वॉश आउट का हम लोग बात कर रहे थे कि डिफरेंट बेस ऑयल विस्कोसिटीज में, अगर यहाँ देखेंगे, अगर लिथियम सोप है विद NLGI3 है तो उसका वाटर वॉश आउट इज 6%। लेकिन कहीं पे लिथियम कॉम्प्लेक्स है तो उसका 5% में आ रहा है विद द सेम कंसिस्टेंसी विद द सेम बेस ऑयल। और लिथियम कॉम्प्लेक्स का 5% विद कैल्शियम सल्फोनेट इज 3.6%। वहीं पे अगर हम लोग कंसिस्टेंसी कम कर देते हैं, मतलब जो पहले 245 था NLJ3 था, NLJ2 में करता हूँ विद द सेम बेस ऑयल, विस्कोसिटी आपका वाटर वॉश आउट जो है वो 12% करीब होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि विद द सेम कंसिस्टेंसी अगर मेरे को वाटर वॉश आउट ज्यादा चाहिए तो मुझे बेस ऑयल विस्कोसिटी बढ़ाना चाहिए। अगर मेरा या तो कंसिस्टेंसी बढ़ाना चाहिए अगर मेरे को कम है, जैसे क्योंकि अगर आप सेम लिथियम सोप को NLJ2 से NLJ3 में करते हैं तो आपका 12% से वाटर वॉश आउट इज गोइंग टू एट 6%, जो नॉर्मली बहुत अच्छा है वाटर वॉश आउट का रिक्वायरमेंट मार्केट का। तो सिमिलरली अगर आप उसको और बाकी चीजों को 220 कर देते हैं तो और बेनिफिट मिल जाता है, 320 करते हैं तो और बेनिफिट आ जाता है। सेम लिथियम सोप का विद सेम NLJ2, इफ आई एम गोइंग फ्रॉम बेस ऑयल ऑफ 150 to 320 तो मेरा सीधा वो 12% से 5% में आ जाता है। तो ये एक कॉम्बिनेशन है कि अगर मेरे को कहीं पे वाटर वॉश आउट का इश्यू आ रहा है तो मुझे दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे अगर मैं 220 लिथियम कॉम्प्लेक्स दे रहा हूँ और मेरे को थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, आई हैव टू गो फॉर लिथियम कॉम्प्लेक्स विद 460 बेस ऑयल, तो वो अच्छे से वहां चलेगा। ये एप्लीकेशंस है, ड्रॉप पॉइंट, पॉलीयूरिया, लिथियम कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम सल्फोनेट का बेस पे डिफाइन होता है। शेयर स्टेबिलिटी लिथियम एंड लिथियम कॉम्प्लेक्स का सबसे बेटर है तो आप उसको नॉर्मली यूज करते हैं अगर वहां पे रिक्वायरमेंट है। पंपेबिलिटी के लिए पॉलीयूरिया भी अच्छा है, लिथियम लिथियम कॉम्प्लेक्स भी बहुत बढ़िया है। अगर आपको एप्लीकेशन के बेस पे जाना है
तो जो लुब्रिकेशन फ्रीक्वेंसी आपको बेटर चाहिए तो पॉलीरेज इज एक्सलेंट। अगर आपको या बाकी तो OEM का भी रिक्वायरमेंट रहता है, वो भी अपना डिफाइन करते हैं। कंपेटेबिलिटी के बेसिस पे भी डिफाइन होता है और एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट जो होता है। और वाटर रेजिस्टेंस के लिए भी अगर आपको चाहिए तो लिथियम कॉम्प्लेक्स, पॉलीयूरे, ये सब आपको एज ए डिफाइन है पैरामीटर एप्लीकेशन के बेस पे क्या रिकमेंडेशन है। उसके बाद आते हैं ग्रीस कंसिस्टेंसी के ऊपर में कि कहाँ कहाँ पे कौन सा एप्लीकेशन। नॉर्मली जो 00, 000 ये हम लोग गियर एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, और या फोर्स लुब्रिकेशन के सेंट्रलाइज लुब्रिकेशन यूज करते हैं। अगर आपको नॉर्मल बियरिंग लुब्रिकेशन के लिए यूज करना है, रोलिंग कॉन्टैक्ट, व्हील बेयरिंग, तो वहां पे आप एनर्जी 2 से या एनर्जी 1 भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपको वाटर पंप के लिए यूज करना है देन एनर्जी 4, एनर्जी 5 में जाते हैं। तो ये डिफाइन किया गया है कि भाई कौन सा मेरे को एनर्जी ग्रेड, कौन सा कंसिस्टेंसी का ग्रीस यूज करना चाहिए, कौन सा एप्लीकेशन के लिए। इट इज नॉट रिलेटेड टू टेम्परेचर, वो सब सिर्फ हम लोग कंसिस्टेंसी की, भाई कौन सा विस्कोसिटी का मेरे को जैसे ग्रेड यूज करना चाहिए, तो उसके हिसाब से यहाँ पे कंसिस्टेंसी डिफाइन होता है। उसके बाद में ये ग्रीस का डीएन फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मली जितने भी आप लोगों के पास जाएंगे, उनको डीएन फैक्टर का आइडिया रहता है, उनको पता होता है कि मेरा जो बियरिंग है उसका डीएन फैक्टर कितना है। तो उसके हिसाब से डिफाइन होता है कि टेम्परेचर और उसके बीच में, फॉर एग्जांपल आपका जो स्लो स्पीड है तो उसका डीएन फैक्टर इतना रहेगा। अगर वो मीडियम स्पीड है उसमें कौन सा बेस ऑयल यूज करना है। आपको अगर हाई स्पीड है तो उसमें क्या कौन सा डीएन फैक्टर आएगा, तो उसके हिसाब से क्या यूज करना चाहिए। तो अलग अलग एप्लीकेशन है विद डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर विद डीएन फैक्टर। तो डीएन फैक्टर आप ले भी सकते हैं, और डीएन फैक्टर नॉर्मली स्पीड है और डायमीटर जो बियरिंग का है उसको मल्टीप्लाई करके डीएन फैक्टर निकाला जाता है। नॉर्मली उनके पास रहता है जो भी बियरिंग यूज कर रहा है। और इसमें क्या होता है, अगर डीएन फैक्टर 6 लाख से ऊपर है तो वहां पे लुब्रिकेशन ग्रीस से रिकमेंड नहीं किया जाता है। वहां पे सीधा वो लोग बोलते हैं कि यू शुड गो विद लुब्रिकेशन विद ऑयल। तो ये एक फैक्टर है। तो ये चार्ट भी हम आपको शेयर करेंगे। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मे बी इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये ग्रीस स्पेक्स है कि आप किसी का डेटा शीट उठाते हैं, उससे आपको स्टडी करना है कि भाई हाँ ये क्या ग्रीस है। तो आपके पास में 3 डिफरेंट डिफरेंट है। ऑटोमोटिव में GCLB ग्रीस स्पेक्स देखते हो आप, नॉर्मली व्हील बेयरिंग ग्रीस जितने भी ऑटोमोटिव में यूज होते हैं। इंडस्ट्रियल में आप DIN 51502 ISO देखते हैं। देन IS 7623 ये इंडियन स्टैंडर्ड्स है, वो इंटर जर्मन स्टैंडर्ड्स है, वो ये US स्टैंडर्ड्स है 67439। और ग्रीस वाटर रेजिस्टेंस के लिए DIN 51807 है। तो हम लोग इसको स्टडी करते हैं कि आईएस पहले हम लोग ये थे नॉर्मली जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड्स है, तो ये काफी सारे स्पेक्स होते हैं उसमें, कंसिस्टेंसी कितना होना चाहिए, वो एनर्जी ग्रेड के हिसाब से, उसका फ्री ऑर्गेनिक एसिडिटी, ये काफी सारे डेटा शीट में नहीं आते। ड्रॉप पॉइंट आपका आता है मिनिमम 180 डिग्री है। आपका लीकेज में मास 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए। वाटर वॉश और 15% से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये आईएस का रिक्वायरमेंट है। इसमें भी 2 टाइप के ग्रीसेस है, ईपी ग्रीस है और इसमें नॉन ईपी ग्रीसेस है। ईपी मतलब हो गया जहां पे आपका ईपी एडिटिव यूज होगा, और उसमें बेस ऑयल का भी इन्होंने रिकमेंडेशन दिया है। अगर ये नॉन ईपी ग्रीसेस है देन 100 बेस ऑयल इज ओके। और अगर आपका ईपी ग्रीसेस है तो 150। मतलब अगर मार्केट में कोई EP2 ग्रीस बना रहा है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट इवन बाय आईएस स्पेक्स इज 150 यू हैव टू गो। जो हम लोग मेंटेन करते हैं, जितना भी हमारा EP2 ग्रीसेस है वो VG 150 बेस ऑयल से ही बनाते हैं हम लोग। और उसमें जैसे वेल्ड लोड है जो हम लोग बात कर रहे थे, दैट शुड बी 200 इज द रिक्वायरमेंट आईएस, मिनिमम 200। तो आपका 200 से ऊपर ही होना चाहिए। पास इज द 200 kg वेल्ड लोड। और अगर जो हम लोग अभी दिखा रहे थे आपको स्कार, VS का, दैट शुड बी मिनिमम 0.6, मैक्सिमम शुड बी 0.6, मतलब उससे नीचे नीचे उसमें स्कार जो हम लोग आना चाहिए, जो स्क्रैचेस आना चाहिए। और टिमकन लोड जो है मिनिमम 20 kg होना चाहिए। तो ये आईएस का स्पेक्स है जो हम लोग दे सकते हैं। तो ये चीज है, हमको पहले चेक करना है कि ये मीट करता है कि नहीं करता है। अगर किसी का जो 4 बॉल कम है 0.6 से ऊपर है 0.8 है, तो मतलब वो आईएस स्पेक्स में भी मीट नहीं करता है। अगर उसका ड्रॉप पॉइंट 180 से कम है तो मतलब वो आईएस स्पेक्स में मीट ही नहीं करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ऑटोमोटिव में हम लोग जो GCLB की बात करते हैं, तो ये जो है GC जो है नॉर्मली हम लोग व्हील बेयरिंग ग्रीस को बोलते हैं। LALB जो है वो चैसिस ग्रीस को बोलते हैं। तो जो नॉर्मली आपको जो लॉन्ग लाइफ ग्रीसेस होती है, लिथियम कॉम्प्लेक्स ग्रीसेस होती है मार्केट में, उनको GCLB बोलते हैं। मतलब वो आपका GC कैटेगरी मींस व्हील बेयरिंग एप्लीकेशन और चैसिस या जो हायर एप्लीकेशन है वो दोनों को मीट करता है। अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। मतलब आपका एक व्हील बेयरिंग ग्रीस GA में भी मीट कर सकता है, GB में भी मीट कर सकता है, GC में मीट कर सकता है, बेस्ड ऑन द ड्रॉप पॉइंट एंड अदर डिफरेंट पैरामीटर्स के। आपको कौन सा टेम्परेचर का क्या रिक्वायरमेंट है, आपका वियर प्रोटेक्शन का क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब चीजें हैं। सारी चीजें आपको डिफाइन करती है। उनका वेल्ड लोड जैसे 200 का मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और लोड वियर इंडेक्स जो है वो 30 kgf का होना चाहिए, जहाँ पे आपका VS कार शुड बी
लेस देन 0.6 और पॉइंट, यहाँ पे अलग अलग जी है, जैसे ये है, इनको ऑटोमेटिक ग्रीसेस है जो हम लोग अभी देख रहे थे, वो दैट इज इंडस्ट्रियल ग्रीस, उसका जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 0.6, यहाँ पे 0.9 है वीएस कार का। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बेटर, यहाँ पे अगर आप कोई ऑटोमोटिव के लिए ग्रीस बना रहे हैं, दैट विल नॉट सफाइस रिक्वायरमेंट एज पर द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, आईएस का जो 7623 है उसको मीट नहीं करेगा इन टर्म्स ऑफ वीएस कार। बाकी में भी मीट कर सकता है, लेकिन इसमें मीट नहीं करेगा। इन टर्म्स ऑफ ड्रॉप पॉइंट ऑल्सो इट विल नॉट मीट, क्योंकि आपका मिनिमम ड्रॉप पॉइंट 180 चाहिए। तो अगर आप जीबी बनाते हैं फॉर एग्जांपल, तो जीबी इज नॉट गोइंग टू मीट योर रिक्वायरमेंट, इसका तो 175 दिया हुआ है ड्रॉप पॉइंट, या यहाँ पे जीए का 80 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे फिर अलग अलग एप्लीकेशंस के हिसाब से फिर ग्रीसेस मॉडिफाई की जाती हैं। तो ये डिन का रिक्वायरमेंट है, ये भी आप काफी सारे डेटा शीट्स में देखते होंगे, केपी के 30 या केपी के -20 ऐसे करके दिया हुआ है। तो इसका जो एप्लीकेशन है को स्टडी कैसे करेंगे, के क्या है कि ग्रीस एप्लीकेशन है, कि कहाँ पे यूज करना है। रोलर बियरिंग में अगर स्लाइड बियरिंग में यूज हो रहा है तो वो के हम लोग लिखते हैं कि अगर बियरिंग में यूज होना है। अगर उसमें आपका ईपी एडिटिव्स है तो पी लिखोगे, नहीं तो एफ लिखोगे। अगर आपका उसमें मोलिब्डेनम यूज हुआ तो के एफ होगा, अगर मोलिब्डेनम यूज किया। अगर नॉर्मल ईपी एडिटिव्स यूज हुए तो के पी होगा। उसके बाद जो दूसरा है के पी टू मीन्स एनर्जी ग्रेड, 2 है तो 2 होगा, 1 है तो 1 होगा, 3 है तो 3 होगा एनर्जी ग्रेड। उसके बाद जो के है वो अपर लिमिट है टेम्परेचर वाटर रेजिस्टेंस का। ये भी हम लोग आगे देखेंगे कि क्या क्या परफॉर्मेंस है। और जो -30 लिखा है, अगर यहाँ पे -20 भी लिखा रह सकता है, ये लोअर ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना वो स्टैंड कर सकता है, तो उसके हिसाब से ये के है। अगर आपका यहाँ पे के की जगह पे जी है, इसका मतलब ये गियर बॉक्सेस में यूज हो रहा है। अगर ओ जी लिखा है तो ये ओपन गियर बॉक्सेस के लिए यूज हो रहा है। अगर एम लिखा है, जो हमने बात कर रहे थे फ्रिक्शन बियरिंग्स एंड सील्स, जहाँ पे हम लोग पीटीएफई को रिकमेंड करना चाहिए, तो यहाँ पे एम लिखा होगा। तो नॉर्मली जो हम लोग बात करते हैं वो KP2K, इसकी ही बात -20 -30 वही आपका स्पेक्स रहेंगे उसमें। तो पी है तो आपका एडिटिव्स फॉर रिड्यूसिंग होगा, अगर एफ है तो वो सॉलिड एडिटिव्स की बात हम लोग कर रहे थे। तो ये एक अलग अलग पैरामीटर्स हैं। जैसे हम लोग अभी देख रहे थे KP2K करके है, तो उसमें के का आपका लुब्रिकेशन ग्रीस कौन सा है, बेस ऑयल टाइप कौन सा, वो भी आइडेंटिफायर इसमें मिलेगा आपको। देन एडिटिव्स कौन से यूज हो रहे हैं, ईपी एडिटिव्स है, पी है, एफ है, वो हम लोग। अब जो वाटर का हम लोग बात कर रहे थे, तो वाटर का फॉर एग्जांपल अगर उसमें यू लिखा है, तो यू यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये अबाउट 220 डिग्री सेल्सियस है। तो और उसका जो रिकमेंडेशन है इन टर्म्स ऑफ वाटर का टॉलरेंस उसका सबसे एज पर एग्री टर्म्स जो कस्टमर के साथ होते हैं। अगर हम लोग यहीं पे अगर हम लोग यू की जगह पे के लिखते हैं या एम लिखते हैं, तो 120 डिग्री सेल्सियस है। और उसका जो वाटर बिहेवियर है वो भी टेस्ट होता है डिन के हिसाब से, कि अगर 2 है तो बहुत मॉडरेट चेंज होता है उसका चेंज इसमें इसमें अपना कलर कॉम्बिनेशन में। जो नॉर्मली ये होता है कि आपका वहाँ पे जो बियरिंग्स होती हैं उसका कलर कैसा चेंज हो रहा है, वो डिफाइन करता है कि वाटर इसका कितना स्ट्रॉन्ग बिहेवियर है विद वाटर। तो ये सारा एक स्पेक्स है जो आप डेटा शीट में देखते होंगे मैक्सिमम। नॉर्मली जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो इसी के दिन के हिसाब से ही डिफाइन करते हैं, KP2K ऐसे करके। -20 यहाँ लिखा है तो ये -20 तो माइनस टेम्परेचर में जाएगा। और बाकी जो है, जैसे यहाँ आइडेंटिफायर अपर ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स के लिए आप इसमें दे सकते हैं कि इसमें कौन सा यूज किया गया है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 220 जैसे मैंने बोला आपको यू दिया है तो वो 220 हो गया। ऐसा है तो 200 डिग्री सेल्सियस ऑपरेटिंग टेम्परेचर है। उसके हिसाब से वो डिफाइन होता है कि वो ग्रीस किससे बना है, कौन सा थिकनर से बना है, वो डिफाइन करेगा। उसके बाद जो आईएसओ का है 6743, ये भी ऐसे आप देखोगे LX आईएसओ LX BDHA2 करके है। इसका मतलब क्या है, आईएसओ LX तो उसका डिफाइन हो गया आपका ग्रीस के लिए। तो जो अपना जो BDHA करके 2 है, इसका एक कंफर्मेशन है कि बी क्या होता है। बी मतलब हो गया कि वो -20 डिग्री तक चलेगा, क्योंकि वो मिनिमम आपका ऑपरेटिंग टेम्परेचर है। उसके बाद मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर यहाँ पे डी आ गया, तो अगर यहाँ पे डी देखोगे तो ये 140 डिग्री सेल्सियस पे चलेगा ये वाला ग्रीस। अगर यहीं पे डी की जगह पे ई होता तो 160 तक चलता। उसके बाद में एच आ गया, तो एच मतलब डिफाइन होता है कि आपका जो उसका एंटी रस्ट और आउटडोर एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से डिफाइन होता है। मीडियम एंटी रस्ट है, और उसका जो प्रोटेक्ट अगेंस्ट सॉल्ट वाटर मतलब हाई उसका वो आप कहीं पे भी शिपिंग में भी इस ग्रीस को यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सॉल्ट वाटर का रिक्वायरमेंट, सॉल्ट वाटर का इश्यूज वहाँ पे आ सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट वाले से पहले जो ईपी है, ए मींस ग्रीस इज विदाउट ईपी। इफ इट इज अ ग्रीस विद BDHA HA है तो इसका मतलब ये ईपी एडिटिव के साथ नहीं। अगर वहाँ पे बी लिखा होता तो दैट मींस ग्रीस इज विद ईपी एडिटिव, इज ईपी ग्रीस। और यहाँ पे ए है तो इट इज नॉट है। और जो लास्ट वाला है दैट इज एनर्जी ग्रेड।
तो ये डिफाइन होता है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। अगर आपके पास में ये कोई डेटा शीट आता है तो आप डेटा शीट देख के बोल सकते हैं कि भाई कौन सा ऑपरेटिंग टेम्परेचर, अगर उसमें लिखा नहीं है ये डिफाइन करेगा कि उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना है, मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, वो वाटर रेजिस्टेंस कितना है, उसका एंटी रस्ट करोजन रेजिस्टेंस कितना है, वो ईपी ग्रीस है कि नहीं है, और कौन सा एनर्जी ग्रेड है। तो इससे आपको इजीली पता चल जाएगा। ये शीट में हम आपको शेयर करेंगे फॉर द रेफरेंस पर्पस। और उसके बाद में बियरिंग्स का भी एक डिफाइन होता है। कहीं कहीं पे आपको आइडिया नहीं होता है कि भाई कौन सा ग्रीस कहाँ पे है, जो कौन सा बियरिंग कौन सी एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। जैसे बॉल बियरिंग है, वहां पे आपको पता नहीं कौन सा ग्रीस देना है, उसने बोला मेरा बॉल बियरिंग है, तो मतलब हाई स्पीड एप्लीकेशन हो गया। तो हाई स्पीड है मतलब आपको फिर क्या देना पड़ेगा, आपको ऐसा ग्रीस देना पड़ेगा जिसका जो बेस ऑयल है वो हायर साइड में है। जैसे रोलर बियरिंग है, हैवी सॉरी लोअर साइड में, आपका बेस ऑयल कम होना चाहिए, बट इट शुड बी लिथियम कॉम्प्लेक्स नॉर्मली। तो आप लिथियम कॉम्प्लेक्स 220 भी दे सकते हैं, लिथियम कॉम्प्लेक्स 460 भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितना लोड का रिक्वायरमेंट है। बट इफ इट्स ए बॉल बियरिंग, आपको वो देखना पड़ेगा कि भाई ये हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। और अगर आपका रोलर बियरिंग है, दैट मीन्स इट इज यूज फॉर हैवी लोड्स। तो आपको इसमें ऐसा ग्रीस देना जिसमें लोड ज्यादा होगा, हाई विस्कोसिटी बेस ऑयल देना पड़ेगा आपको। नहीं तो बॉल बियरिंग के लिए आप नॉर्मल लिथियम ग्रीस भी दे सकते हो, लिथियम ग्रीस विद 150 जो हमारा EP2 ग्रीस है वो भी दे सकते हैं, अगर टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट नहीं है। बट एक आइडिया लग जाएगा कि भाई यहाँ पे अगर वो बोलता है कि यार मेरे को आइडिया नहीं कौन सा ग्रीस आ रहा है क्या आ रहा है मेरा, लेकिन ग्रीस जो बेयरिंग है दैट इज ए बॉल बेयरिंग, आपके दिमाग में है कि बॉल बेयरिंग नॉर्मली हाई स्पीड के लिए यूज होता है, यू कैन गो विद नॉर्मल लिथियम इफ टेम्परेचर इज नॉट एन इशू। रोलर बियरिंग है, दैट मीन्स वो हैवी लोड्स के लिए यूज होता है, तो आपको लिथियम कॉम्प्लेक्स विद 220 और 460 और 320 आपको दिमाग में होना चाहिए कि हाँ इससे मेरा काम हो सकता है वहां पे। तो टैपर्ड रोलर बियरिंग है, वो भी और बेटर है इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग, जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है या नॉइज, जहाँ पे नॉइज होता है वहां पे वो लोग टैपर्ड रोलर बियरिंग्स में ही जाते हैं। तो एक आइडिया है कि भाई बॉल बियरिंग है, बॉल बियरिंग है तो हाई स्पीड, रोलर है तो हैवी लोड्स के लिए यूज होता है। तो ये हमारा अपार के ग्रीस प्रोडक्ट कैटेगरीज है, तो डिफरेंट डिफरेंट है। इसमें CBP ग्रीस है जो EP00 है, हमारा चैसिस ग्रीस है जो कैल्शियम बेस्ड ग्रीस है, EP2 आप लोग सब जानते हैं, EP0 है, EP00 है, ये सारे हमारा लिथियम बेस्ड ग्रीसेस है, EP1 EP2। देन एक्सट्रीम प्रेशर हमारे पास में, ये तो हम लोग बंद कर दिए, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बेस्ड ग्रीसेस थी। देन MP3 हो गया, देन जेम MP2 MP3, ये अलग अलग पैक साइजेस में यहाँ पे दिए हैं। और हैवी ड्यूटी LC2 में लिथियम कॉम्प्लेक्स विद मोलिब्डेनम ग्रीस है, 20 kg में अवेलेबल है। देन सुपर 2 मॉली ग्रीस जो है क्ले बेस्ड ग्रीस है हमारे पास में, LC2 है, दिस इज ए लिथियम कॉम्प्लेक्स विद 220 बेस ऑयल, PTFE है। शील्ड है, ये LC2 ग्रीस है, लिथियम कॉम्प्लेक्स NLJ2 विद 460 बेस ऑयल है। देन व्हील बेयरिंग ग्रीस भी हमारे पास में अवेलेबल है 182 kg में, दिस इज अ सोडियम बेस्ड ग्रीस। तो ये ओवरऑल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है अपार का। तो इसमें ऑलमोस्ट हम लोग सारे जो चीजें हैं वो कवर कर रहे हैं। देन ग्रीस फेलियर के 2-3 चीजें हैं जो फटाफट हम लोग कवर करेंगे, जो आपको ध्यान रखना है। सबसे 4 मेजर कैटेगरीज होते हैं जहाँ पे ग्रीस के फेलियर होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने गलत ग्रीस दे दिया, हाई टेम्परेचर है तो आपने नॉर्मल लिथियम दे दिया, आपको हैवी लोड्स हैं तो आपने लो बेस ऑयल दे दिया, या हाई स्पीड्स हैं तो आपने 460 दे दिया बेस ऑयल के साथ में, तो वहां पे इश्यूज आ सकते हैं। दैट इज नॉट कमिंग, मतलब फट से नहीं आएगा, बट दैट विद द लॉन्ग रन दैट इज गोइंग टू कम अगर आप ये वाला कैटेगरी करोगे, चेंज करोगे। हेलो, आवाज नहीं आ रही है? हाँ, आ रही है सर, आ रही है सर, आ रही है, आ रही है। इसी के पास ये 4 फैक्टर्स है। आवाज आ रही है ना? इनकम्पैटिबिलिटी, वो भी आपको देखना पड़ेगा कि कंपैटिबल होना चाहिए ग्रीस। कंटैमिनेशन, अगर एक्सेसिव है वहां पे तो वो आपको देखना पड़ेगा कौन सा ग्रीस यूज करना है। टू मच और टू लिटिल ग्रीस अप्लाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ग्रीस, आपको सही ग्रीस क्वांटिटी यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये कंपैटिबिलिटी है, अगर डिफरेंट थिकनेस का इशू रहेगा, डिफरेंट बेस ऑयल्स यूज हो रहे हैं, डिफरेंट एडिटिव्स यूज हो रहे हैं,
तो उसमें भी कंपैटिबिलिटी का इशू रह सकता है, और उसको हम लोगों को कंप्लीटली रिप्लेस करना है, हमको रिप्लेनिश नहीं करना है जहाँ पे कंपैटिबिलिटी का इशू। ये एफएक्यूज है, ऑयल ब्लीडिंग का इशू रहता है, स्टोरेज ग्रीस कोकिंग का इशू रहता है, ग्रीस केकिंग अप का इशू रहता है। ये हम लोग मेरे ख्याल से हम आपको शेयर करेंगे। इसमें अगर आपके कुछ सवाल रहेंगे तो हम लोग उसको बाद में टेकअप करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और आपका कोई सवाल होगा तो हम लोग वी कैन संदीप टेक इट अप, और हम लोग बाद में भी ले सकते हैं इसको। संदीप जी, हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? मुझे बोल रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी, हाँ, आपकी आवाज आ रही है, मेरी नहीं आ रही है। अब आ रही है। ओके जी। ये इन बॉक्स में एक तो तरुण का क्वेश्चन है, उसका नीरज ने तो रिप्लाई दे दिया, एक बार आप वो देखो, और एक विकास ने क्वेश्चन लिखा था, उसके बाद ये जागृत जी कुछ पूछना चाहते हैं, भल्ला जी कुछ पूछना चाहते हैं, वो एक बार देख लेना। इसमें है अपना क्या चैट बॉक्स में है क्या? हाँ, चैट में एक तो तरुण का था और ये दो विकास ने लिखे हैं। एक तो पीपीडी मांगा है, ठीक है, वो शेयर करेंगे हम लोग। वो तो ठीक है। डिफरेंट बेस ऑयल सोप एंड नॉन सोप, डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड कॉम्प्लेक्स डिसीज, ये तो हमने शेयर किया ही है। हाँ, ये ये नीरज ने भी इसमें, जवाब दे दिया वैसे। हाँ, इसका थोड़ा जवाब तो दे ही दिया हमने। उसमें मेजरली क्या है कि आपका जो काफी सारा पैरामीटर्स है एनहांस होता है, ड्रॉप पॉइंट एनहांस होता है, आपका शेयर स्टेबिलिटी, आपका हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स है, वाटर रेजिस्टेंस वो बढ़ जाता है अगर आपका प्लेन सोप है। और नॉन सोप में जो है नॉर्मली जो है कि उसमें ड्रॉप पॉइंट होता नहीं है, तो आप उसको मेजरली हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। सोप्स का स्ट्रक्चर जो है नॉर्मल जो प्लेन सोप्स का अलग स्ट्रक्चर आएगा, लिथियम कॉम्प्लेक्स सोप्स का अलग स्ट्रक्चर आएगा। उसके बाद लिथियम ग्रीस इज यूज लिथियम सोप एज ए थिकनर, व्हाइल लिथियम कॉम्प्लेक्स इज इनकॉर्पोरेट ये कॉम्प्लेक्स एज ए नीरज ने जवाब दे दिया था। अच्छा, दे दिया ना। ये विकास ने दो वो लिखे हैं। हाँ, ये जो चेक पेस्ट फॉर सीएनसी मशीन जो है, ये हम लोग डेवलप कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास में रिक्वायरमेंट, क्योंकि क्या है कि कोई भी ग्रीस, कोई भी प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में डेवलप करना है, तो उसके लिए एक सर्वे टाइप का हो कि कितना रिक्वायरमेंट है और क्या हम लोग कर सकते हैं, प्राइसेस क्या है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हम लोग कोई भी चीज़ डेवलप करते हैं तो उसका दो चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है, एक तो प्राइसिंग स्ट्रक्चर क्या है मार्केट का, एक कौन सा कंपटीशन है, और कौन सा कितना कंजप्शन है। तो ये मिल जाएगा तो डेफिनेटली हम लोग तो हमेशा ओपन है, वी आर फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट कैटेगरीज कहीं किसी भी रेंज में। संदीप सर, मेरे भी कुछ क्वेश्चन थे। जी जी। सर, एक तो ये सर एल्युमिनियम कॉम्प्लेक्स जो मार्केट में चल रही है सर, वो तो हाई लोड पे चल रही है। जैसे यहाँ पे हेलो। हमारे एरिया में शुगर इंडस्ट्री में जी जी। 1 या 2 आरपीएम पे केन क्रशिंग के अंदर वो यूज कर रहे हैं सर। व्हाइट मेटल के उसमें गेयर्स होते हैं, और वहां हाँ पे हाँ, सर वो लोड भी करते हैं काफी। ना, हाई लोड में चलेगा ना सर। एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स आपको स्पीड्स में दिक्कत, मतलब अगर आप लिथियम कॉम्प्लेक्स से कंपैरिजन करेंगे तो वहां पे आपको, जी मतलब मैंने जो कंपैरिजन दिखाया, अगर लिथियम कॉम्प्लेक्स से कंपैरिजन करेंगे तो आपको लोड्स में आपको बेटर मिलेगा। सर, ये क्या हमारे पास अवेलेबल हो सकती है? नहीं नहीं, एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स एक्चुअल क्या है कि अगर आपको यूज करना है, मतलब अगर एल्यूमिनियम को हम लोग देखेंगे, अगर लिथियम कॉम्प्लेक्स से बेटर है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी है वो, और वाटर रेजिस्टेंस वो बेटर है लिथियम कॉम्प्लेक्स से, और इसका प्राइस जो है वो इससे कम है। एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स हम लोग अभी बना नहीं रहे सर, तो हम लोग अभी सर बना नहीं अगर रहे हैं। एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स हमारे पास नहीं है करंटली, जो हमारा ये है उसमें हम लोग नहीं बना रहे हैं। अच्छा, और सर एक सर लिथियम कैल्शियम में भी एक शेल का फूड ग्रेड ग्रीस आता है। जी जी। लिथियम तो कैल्शियम एक्चुअल लिथियम फूड ग्रेड नहीं हो सकता सर। सर, वो मार्केट में दे रहे हैं सर। सर वो दे रहे हैं, लेकिन लिथियम कैल्शियम एक्चुअली फूड ग्रेड नहीं है सर। वो अब क्या होता है कि वो एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है
कि आपका मशीन वहां पे यूज हो रहा है तो उसका कोई कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। कैल्शियम जो नॉर्मली है वो एज ए फूड ग्रेड सप्लाई करते हैं, लिथियम कैल्शियम नहीं करते हैं। कैल्शियम जो प्लेन कैल्शियम ग्रीसेस है वो मार्केट में जा सकता है, जैसे एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स। मतलब अगर आपको सही फूड ग्रेड यूज करना है देन एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स इज द ओनली ऑप्शन। अगर आपको चलाऊ करना है देन कैल्शियम वाला ही यूज करते हैं। लिथियम कैल्शियम नॉर्मली नहीं यूज करते हैं, मतलब एज ए फूड ग्रेड उसको डिफाइन नहीं किया जाता है। अब वो उसने जो शेल ने बनाया है, मैं वही बोल रहा हूँ कि लिथियम किस कॉम्बिनेशन से बनाया है, कौन सा ऑर्गेनिक फैटी एसिड से बनाया है, तो वो फिर उसके अंडर में फिर वो कॉस्ट वाइज कितना बेटर रहेगा, नहीं रहेगा, इफेक्टिव रहेगा हमारे नॉर्मल लिथियम कैल्शियम से या लिथियम कॉम्प्लेक्स से, तो वो डिफाइन करेगा। लेकिन अगर आपको सही में फूड ग्रेड चाहिए तो एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स इज द ओनली ऑप्शन। ये कॉम्बिनेशन काफी रहता है ना, लिथियम में भी बहुत सारा कॉम्बिनेशन है। अभी अगर मैं एक लिथियम ग्रीस बना दूं और दूसरा कोई बनाएगा, हो सकता है वो उसका जो फैटी कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आपका ये लिथियम हाइड्रोक्साइड है जो अल्कली है, बेस है, और एक एसिड, फैटी एसिड के साथ में इसको मिक्स किया जाता है। तो देयर आर नंबर ऑफ फैटी एसिड्स लो कॉस्ट बनाने के लिए भी, और उसमें बहुत सारे, मतलब जनरल पर्पस अगर आपको मार्केट में देना है, वैसे ही बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं, क्योंकि काफी सारे ग्रीसेस आप देखते हैं लिथियम, एक्चुअल जो लिथियम ग्रीस है एज पर आई स्टैंडर्ड इट शुड बी एबल टू एक्वायर टेम्परेचर क्लोज, और ऑपरेटिंग टेम्परेचर शुड बी अराउंड 120 डिग्री तक जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाते हैं ग्रीसेस। आप मैक्सिमम लिथियम ग्रीस आपको नहीं, वो नहीं चलती है, क्योंकि आपको कॉस्ट का भी प्रेशर बहुत रहता है। तो ग्रीस को अगर कभी भी डिफाइन करना है तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द कुकिंग प्रोसेस। कुकिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, कि आप ग्रीस कैसे बनाते हो। कंपोजिशन तो डेफिनेटली है ही है, बट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। मतलब अगर मैं हूं और दूसरा कोई बना रहा है ग्रीस, सेम कंपोजिशन के साथ बना रहा है, मेरा ग्रीस अच्छा चलेगा, उसका ग्रीस उतना अच्छा नहीं चलेगा, क्योंकि उसका कुकिंग प्रोसेस इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। तो ये भी एक डिफाइन करता है। ओके संदीप जी है और कोई हाँ, अंकित शर्मा जी है, EP1 बकेट में कह रहे हैं कि 50-70 बकेट हमारी लगती है, क्या आप कर सकते हैं? 70 बकेट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारा करीबन जो MOQ है वो 5 टन का रहता है सर, ग्रीस के लिए। क्योंकि ग्रीस में दिक्कत पता है क्या, ऑयल में आप छोटा MOQ में जा सकते हैं, ग्रीस में क्योंकि बहुत सारा नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होती हैं। जैसे पहले आपको सोप बनाना है, सोप बनाने के बाद में आपको उसमें सोप अलग जगह पे बनेगा, देन आपको उसको मिक्स करना है बेस ऑयल के साथ में, देन एडिटिव्स को मिक्स करना है। तो और उसके बाद कि आपका जैसे EP1 EP2 है, थोड़ा सा थिक है, उसको चर्निंग भी करना पड़ता है, और यील्ड का भी रिक्वायरमेंट बहुत सारा होता है। तो ये आप इसका एक मिनिमम MOQ रहता है, उसके नीचे आप बनाओगे नहीं तो आपको बहुत कम है। जैसे आप ट्रायल के लिए बनाते हैं तो वो उसके लिए पायलट ये ब्लेंडर्स रहते हैं। तो नॉर्मली अगर आप किसी भी ग्रीस का वो देखोगे, 4 KL से नीचे तो कोई बनाता नहीं, मतलब 4 टन से नीचे कोई बना नहीं पाता है, नहीं तो उसमें वेस्टेज बहुत हो जाता है। सर, इधर एल्युमिनियम कॉम्प्लेक्स की तो काफी रिक्वायरमेंट है। क्या उसके अंदर अगर कुछ आगे सर्वे वगैरह करके दे आपको तो उसमें डेवलपमेंट हो सकता है? बल्ला जी 50 ग्राम चाहिए महीने के, दे तो हम बना देंगे। सर वो तो पहले ट्रायल कराना पड़ेगा ना, प्रोडक्ट अप्रूव होगा तो 50 से ज्यादा ही लगते हैं। वो उसके लिए 15-12 ग्राम MOQ चाहिए, उसके नीचे नहीं बढ़ाए। लिथियम कॉम्प्लेक्स तो हमारे पास में काफी सारा ग्रीस तो ऑलरेडी अवेलेबल है सर। ये एल्युमिनियम कॉम्प्लेक्स कह रहा है। हाँ, मैं एल्युमिनियम कॉम्प्लेक्स कह रहा हूँ सर, एल्युमिनियम कॉम्प्लेक्स। अच्छा, एल्युमिनियम कॉम्प्लेक्स, हाँ, बन सकता है सर। एल्युमिनियम कॉम्प्लेक्स ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है, बन सकता है, बट वही है कि रिक्वायरमेंट हो तो आगे बढ़ेंगे। सर इंडस्ट्री के अंदर लगता है। अभी आपके यहाँ पे कौन सा इंडस्ट्री में यूज हो रहा है सर? क्या हो गया? शुगर इंडस्ट्री में सर। अच्छा, शुगर में यूज होता है क्या? मेरे भाई इंदर जी सर, स्टार्टिंग में बताया कि 95% लिथियम और लिथियम कॉम्प्लेक्स का मार्केट है, उसको देखो पहले। ठीक है सर। संदीप जी PPT आप अपने हिसाब से वो करके एक बार फॉरवर्ड कर देना, सबको भेज देंगे फिर। हाँ, मैं शेयर करता हूँ। ये अमन जैन जी कह रहे हैं कि CPP के ऊपर EP00 क्यों नहीं लिख के देते बकेट के ऊपर?
हाँ, उसका रीजन ये है कि जब हमने डेवलप किया था ना सर, ये हमने जूमिलॉन के लिए डेवलप किया था। CBP का मतलब है कंक्रीट बूम पंप। तो ये उस एप्लीकेशन के लिए बनाया था हमने, इसलिए उसमें हमने 00 नहीं लिखा था, क्योंकि वो मार्केट का कंपटीशन क्या है कि फट से कोई भी 00 उठा के उसको जाके लेके आ सकता था, लेकिन वो पर्पस था हमारा तभी, इसलिए हमने उसमें 00 नहीं लिखा है। बट आपको कभी भी आपको रिक्वायरमेंट है तो हम लोग डेटा शीट्स का बैच रिपोर्ट आपको दे सकते हैं। बैच रिपोर्ट आप कस्टमर को शेयर कर सकते हैं कि हमने Data sheet कंपटीशन को। हाँ उसमें तो आ ही रहा है, उसमें तो आ ही हाँ रहा हाँ है। हाँ, वो वही रीजन है, नहीं तो नॉर्मली क्या है ना, कोई भी उठा के 00 देख के उसको कंपटीशन का थोड़ा सा थ्रेट रहता है वो सब। आज शाम को चलो फिर बंद करें। आप ये PPT भेजना, फिर मैं फॉरवर्ड कर देंगे सबको। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा चलेगा। और भी कोई सवाल रहेंगे तो आप कंपाइल कर लेना, हाँ, हम लोग फिर बाद में देख सकते हैं। वाया मेल आपसे ये पूछ लेंगे कुछ भी टेक्निकल डिस्कशन जो भी करनी चलेगा। होगी। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। हमने 1 घंटा कहा था, वो 1.5 घंटा हो गया। आगे से हम वो सेशन उस हिसाब से करेंगे कि वो जो टाइमलाइन है उसी में खत्म हो। बाकी संदीप जी आपका बहुत बहुत थैंक यू अपना टाइम निकालने के थैंक यू लिए। सो मच, थैंक यू सो मच। आगे भी आपकी ऐसी ही सेवाएं रहते रहेंगे हम। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। थैंक यू ऑल सर, थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। जागृत जी कुछ कह रहे हो क्या आप? आपने फिर दोबारा हैंड रेज किया है। उसने छोटा सा क्वेश्चन था, वो बाद थैंक में यू सर, पूछ थैंक लूंगा यू। मैं। तरुण जी आपका कुछ है? बोलो बोलो जागृत जी, संदीप सर हैं अभी। सर बेसिकली हमारा जो टेक्सटाइल यूनिट्स है उसमें पॉलिशर चलते हैं। उसमें क्या होता है, डायरेक्ट बर्नर का टेम्परेचर आता है बेरिंग के ऊपर। तो हम लोगों ने वहां पे कैल्शियम सल्फोनेट ग्रीस दी है, तो कई लोगों की कंप्लेंट आती है कि थोड़े टाइम में ग्रीस हार्ड हो जाती है या बेरिंग को जाम कर देती है वो ग्रीस। उसमें कितना टेम्परेचर आता है सर? सर अप्रोक्सीमेटली अगर हम बेरिंग का टेम्परेचर लेके चले तो 110 डिग्री है। अगर हम मशीन का टेम्परेचर, जो टेम्परेचर पे बेसिकली कंबल की पॉलिशिंग हो रही है, तो वो 200-220 डिग्री है। मतलब बियरिंग के ऊपर में उतना नहीं आ रहा है, बियरिंग के ऊपर में आपका ऊपर नहीं आता 100। सर, बेरिंग कंसील्ड है अंदर, उसमें कंसील्ड है। बट ये भी मतलब ये समझ नहीं आ रहा, कई लोगों को वो एप्लीकेशन पे हमने जब कैल्शियम सल्फोनेट दिए तो उनकी सही चल रही है, और कई लोगों को कंप्लेंट आती है जब हम देखते हैं तो उसमें हल्का हल्का थ्रेड फाइबर मिलता है हम लोगों को, जो कंटामिनेशन कह लो जिसको आप। ओके ओके। तो लेकिन सेम what सेम should we आप recommend? प्रोडक्ट दे रहे हैं कि अलग डिफरेंट कंपनी का दे रहे हैं? सर हम लोगों ने अभी जो कैल्शियम सल्फोनेट एक्चुअली ट्राई किया था वो बामलौरी ट्राई किया था। क्योंकि इसमें मेरे को अपार में एक्चुअली प्रॉब्लम ये आई थी कि वो लोग छोटी पैकिंग मांगते, छोटी पैकिंग हमारे पास होती नहीं है, जी जी। तो वो था इशू। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो इशू आ रहा है ये सेम ग्रीस में डिफरेंट लोकेशन पे इशू आ रहा है कि सेम ग्रीस सेम वर्किंग, उसमें वर्किंग उसके अंदर सब कुछ सेम है। बस वो है कि ग्रीस भी सेम है, उसमें कई लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, कईयों को नहीं आ रही है। ये मतलब एप्लीकेशन सेम है, एप्लीकेशन सेम है, हाँ जी। बड़ा डिफिकल्ट है फिर मतलब ये कि मतलब कितना परसेंट है वैसे जहाँ पे इशू आ रहा है ऐसा? मतलब जैसे 10 कस्टमर है, 10 में 2 सर को आ 10 रहा है कि कस्टमर में से ये लगे चलो 4 कस्टमर एक बार इशू रेज कर ही देते हैं। और उनको क्या मतलब ये जो है ये सील्ड बेयरिंग है क्या? नहीं सर, ये आपका स्फेरिकल रोलर बेरिंग है, हाई लोड के लिए बना हुआ है, ये स्पीड के लिए नहीं बना हुआ। तभी हम लोगों ने कैल्शियम सल्फोनेट उनको रिकमेंड करा था, हम लोगों ने लिथियम नहीं कैल्शियम किया था वहाँ सल्फोनेट पे। तो डेफिनेटली हर एक चीज में आपको बेस्ट ही मिलेगा ना, इवन इन टर्म्स ऑफ आपका लोड भी वो कैरी कर सकता है, टेम्परेचर भी कैरी कर सकता है, सबसे बेस्ट है। ये क्या सेंट्रलाइज्ड लुब्रिकेशन तो नहीं है? नहीं सर, सेंट्रलाइज लुब्रिकेशन नहीं है। बेसिकली पॉलिशर के अंदर एग्जांपल 8 से 12 रोल है, तो 8 से 12 बेरिंग है वहाँ पे। सॉरी 24 बेरिंग हो गए, 12 रोल है नहीं 24 बेरिंग। तो हर 24 बेरिंग में वो ग्रीस डल रही है, तो मतलब ये लगा लो उसमें 1 या 2 रोल में कंप्लेंट जरूर आएगी उनको। और ये जो रोल है मतलब ये सारे एक ही टेम्परेचर पे चलते हैं कि अलग अलग टेम्परेचर पे चलते हैं? सारा एक ही टेम्परेचर होगा सर, मशीन का टेम्परेचर एक ही सेट होता है, बर्नर्स का टेम्परेचर होता है वो एक ही सेट होगा। अच्छा, वो सेम ही सेट होगा। तो मतलब डिफिकल्ट है फिर समझना, मतलब ये या तो बैच के हिसाब से चेंजेस आ रहा हो तो कुछ बोल सकते हैं, नहीं तो बड़ा समझना पड़ेगा, एक बार एप्लीकेशन को देखना पड़ेगा। क्योंकि इसमें इसमें आप क्या क्या इशू क्या बोल रहे हैं कि वो हार्डनेस ग्रीस थोड़े हार्डनेस आ टाइम में रहा है सर हार्डनेस आ जाती है, ग्रीस हार्ड हो जाएगी तो बेरिंग को जाम करेंगे। अनटिल अनलेस हम उसको रीवॉश ना करें बेरिंग को, तो बेरिंग रीयूज कर नहीं सकते वो लोग, बेरिंग टूट जाएगा वो जाम हो गए।
आप कौन सा एनर्जी यूज कर रहे हैं? NNGL ग्रेड 2। अच्छा 2 यूज कर रहे हैं क्या? तो उसमें हाँ जी। इसमें 1.5 आता है क्या उनका? मुश्किल क्योंकि होगा। नॉर्मली कैल्शियम सल्फोनेट में ना हमेशा, अगर मैं लिथियम कॉम्प्लेक्स में 2 यूज करता हूँ, कैल्शियम सल्फोनेट में हमेशा 1.5 ही जाता है सर। कभी भी अगर आप ओके सर। मार्केट में देखोगे ट्रेंड, बिकॉज ऑफ हार्डनेस का ही इशू तो रहता है कैल्शियम सल्फोनेट में। कैल्शियम ग्रीसेस में हमेशा रहेगा कैल्शियम सल्फोनेट, इनमें थोड़ा सा पंपेबिलिटी और हार्डनेस का इशू रहता है। बट लेकिन उसमें तो हर एक में दिक्कत होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, क्योंकि हम भी देखते हैं कि अगर हमारा ऑयल का बैच अगर खराब है तो उसमें हर एक जगह पे इशू नहीं आता है। कहीं पे तो 3 जगह वही पे 4 हम जगह लोग पे को इशू थोड़ा आएगा तो। अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सर कई बार कंटेमिनेशन जोन में भी डल रहा है ये। जैसे हमारा जो पॉलिशर है उसमें केमिकल जो होते हैं, केमिकल की स्टीम बनती है, वाटर एंड केमिकल की स्टीम बनती है, वो भी बेरिंग को टच होती है हाँ 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 कहीं ना हाँ कहीं। तो वहां से भी बेरिंग का थोड़ा बहुत टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आता है। 80 से 90 डिग्री तो हम कहते हैं उसको नॉर्मल रहना चाहिए, बट 110 120 डिग्री पहुंच जाता है बेरिंग का भी। नहीं, उससे बहुत वही बोल रहा हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कैल्शियम सल्फोनेट आप यूज कर रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम